हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज है इसका पार्ट नंबर 1 मैंने आप लोगों के लिए आज टास्क दिया था, वो आप लोगों ने कवर कर लिया होगा। अब इस वीडियो को अच्छे से देखिए जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से उन्हें आपको पुटअप करना है। ओके, किस तरह से आपको उन्हें हैंडल करना है। तो आज का जो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बहुत लोगों से कहा होगा कि आज चलो आज आपको चांद तारों की सैर कराते हैं, लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज आपको मैं ब्रह्मांड की सैर कराता हूँ। तो तैयार हो जाइए ब्रह्मांड की सैर के लिए और सपनों की दुनिया के लिए। तो आज आपको इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलेंगे और बहुत जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। मैं आपको स्टार्ट करूंगा बिग बैंग थ्योरी से, जहां से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई वहां से स्टार्ट करके आपको बहुत सारी जो ऑब्जेक्ट हैं जो आपको ब्रह्मांड में देखने को मिलेंगे, इतने खूबसूरत खूबसूरत से लगेगा जैसे कि आज आप सपनों की दुनिया में हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारी गैलेक्सीज होती है कितनी तरह की होती हैं आप देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है जो आपको देखने को मिलेगा। हमारा जो मिल्की वे है वो किस तरह का है, हमारा सौर सिस्टम कहाँ पर है। ओके, हम जो हमारा सौर सिस्टम है उसमें हमारा सौर सिस्टम में गैलेक्सीज में कहाँ पर हमारा पाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लाइव भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं वो भी मैं आपको लाइव दिखा दूंगा। ओके, आप लोग नासा की साइट पे जाकर के लाइव खुद भी देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगा इस तरह से पूरा एकदम अच्छे से। और मैं एक एक बेसिक डायग्राम के थ्रू भी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ हौच पौच होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक खूबसूरत सा हमारा सौर सिस्टम है। इसके बारे में बहुत सारी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जो शायद ही आपको पूरी एक साथ कहीं बुक में देखने को मिले। ओके, तो A to Z मैं आपको बताऊंगा, ना केवल ये बुक का कंपाइलेशन है बल्कि मैंने इसमें बहुत सारा सोर्स इंटरनेट और कोचिंग से भी लिया है। ओके, तो ये एकदम समझ लीजिए एक परिष्कृत एक तरह से वीडियो है, तो आपको बहुत कुछ जानने वाले हैं इसमें। और इसमें देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक होल के बारे में। तो ब्लैक होल होता है, इसके बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा, A to Z बताऊंगा कि आप लोगों ने सुना होगा ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल में कोई भी चीज चली जाती है तो वो इसको निगल लेता है, प्रकाश को भी खा जाता है। तो कैसे खा जाता है, कैसे पॉसिबल है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, इन सभी ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा जो आपको अंतरिक्ष में देखने को मिलेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का वो सॉरी हम जो हमारी पृथ्वी है उसका किस तरह से डिवाइडेशन किया गया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं, मैं आपको टास्क दिखा देता हूँ जो मैंने आपको टास्क दिया था। और जो लोग टास्क के बारे में नहीं जानते हैं वो मुझे मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक वीडियो सेंड कर दूंगा, उसके थ्रू आप लोग सब कुछ समझ सकते हैं। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं डे 21 है। इसमें मैंने आपको ज्योग्राफी का ये डे 1 है, ज्योग्राफी वाला डे 1 है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटी कवर किया था एम लक्ष्मीकांत। ओके, तो ज्योग्राफी का डे 1 है जिसमें मैंने आपको माजिद हुसैन पढ़ने के लिए बताया था। इससे पहले मैंने एक ज्योग्राफी की पार्ट नंबर 0 दिया था, आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको कौन सी बुक खरीदनी है, और बहुत सारी बुक्स का मैंने रिव्यू किया था, और कौन कौन सा स्टडी मटेरियल लेके आने, किन चीज़ों का ध्यान रखने, आपके पैसे कैसे सेव हो सकते हैं। तो बहुत कुछ मैंने आपको बताया था। तो ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 0 आप लोग जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। क्लब IAS एस्पिरेंट आप लोग सर्च करिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। ओके, आराम से। इसमें मैंने आपको बताया था भाग नंबर 1 मतलब पार्ट नंबर 1 में आपको बर्ड ज्योग्राफी में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1 पूरा कवर करना था। इसी चैप्टर को आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो इस बुक के अलावा मैंने DR कुल्लर और कोचिंग और नेट सबका सोर्स यहाँ पर लिया है और उसको कंपाइल किया है, और मैं अच्छे से यहाँ पर समझाऊंगा। मैंने जो फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज लॉन्च की है इसका ये पार्ट नंबर 1 है। ओके, तो ये पार्ट नंबर 1 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना लेक्चर आज का। आज हम लोग देखेंगे बर्ड ज्योग्राफी। बर्ड ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। देखिए यूनिवर्स जिसको आप लोग अंतरिक्ष के नाम से भी जानते हैं, और सोलर सिस्टम जिसको सौर परिवार के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसकी उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पहले हुई, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। अब ये उत्पत्ति कैसे हुई, हमारा ब्रह्मांड कैसे आया, पहले ये जान लीजिए एक बार। तो ये काफी फेमस थ्योरी है। देखिए इससे पहले बहुत सारी थ्योरी दी गई थी, लेकिन वो अमान्य हो गई, उन्हें प्रूफ नहीं कर पाए। तो सबसे ज्यादा मान्य जो थ्योरी है वो है बिग बैंग। तो सबसे पहले इसका अर्थ समझिए। अब आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, उसका मीनिंग समझते नहीं, इसलिए आप लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाता हूँ। तो पहले बिग का मतलब होता है बड़ा, और बैंग का मतलब होता है विस्फोट। तो इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ होगा जिससे हमारे अंतरिक्ष की उत्पत्ति हुई होगी। तो ये थ्योरी होगी यही बताएगा। ओके, तो ये थ्योरी कहता है कि एक सूक्ष्म कण था, सूक्ष्म कण बहुत छोटा कण था, इसी में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और ये विस्फोट होकर के पूरा हमारे अंतरिक्ष है, पूरा हमारा जो ब्रह्मांड है, उसकी उत्पत्ति एक सूक्ष्म कण से हुई। मतलब एक छोटा सा कण था, सिर्फ छोटा सा कण था,
उसी से हमारी पृथ्वी, हमारा सूर्य, जितना पूरा सौर परिवार, हमारी जितनी गैलेक्सीज हैं, हमारे पूरे ब्रह्मांड में जितनी गैलेक्सीज है, उन सभी की उत्पत्ति एक छोटे से कण से हुई है। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे पॉसिबल है सर, क्या कह रहे हैं कि इतने छोटे कण से इतना बड़ा हमारा पृथ्वी है, इससे बड़ा तो बृहस्पति है, सूर्य हमारा इतना बड़ा है, और इसको तो छोड़ो, ओके, इसके अलावा अरबों खरबों की संख्या में आपको छोटे छोटे एस्ट्रॉयड देखने को मिलेंगे, और हमारे जैसा सौर सिस्टम है, ऐसे अरबों खरबों की संख्या में सौर परिवार हैं, गैलेक्सीज हैं, इन सभी की उत्पत्ति एक छोटे से कण से हुई है क्या? तो ये पॉसिबल है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। डीजनरेटेड मैटर क्या होता है, वो अगर होगा, उसके अगर डीजनरेटेड मैटर होगा तभी ये पॉसिबल होता है। और डीजनरेटेड मैटर क्या होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा सौर परिवार के साथ में, जब सोलर सिस्टम मैं आपको अपना ब्लैक होल जब मैं आपको पढ़ा रहूंगा तब मैं ये समझाऊंगा, ओके। अब देखिए, जब इसमें विस्फोट हुआ, अब एक कण था, इसी से सारे पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तो इसे एक और नाम से जानते हैं, गॉड पार्टिकल। अब पूछा जाता है गॉड पार्टिकल किससे संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है, ओके, गॉड पार्टिकल, ओके। तो लिख लीजिए आप लोग इसको अच्छे से, और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो एक कण है ना, इसको एक नाम से और जानते हैं, हिग्स बोसॉन। इसको हिग्स बोसॉन नाम से क्यों जानते हैं भैया? हिग्स बोसॉन व्यक्ति थे जिन्होंने थ्योरी दी थी, इसीलिए इस पार्टिकल को हिग्स बोसॉन नाम दे दिया गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन दोनों नामों से इसको जाना जाता है। गॉड पार्टिकल, सच में अगर भगवान किसी को बोला जाए तो वो इस कण को बोला जाए, जिसने इस पूरे विश्व, मतलब पूरे विश्व की नहीं, मतलब पूरे अंतरिक्ष, पूरे ब्रह्मांड का जिसने निर्माण किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति यहाँ पर आकर के हुई। अगर हम मनुष्य की बात करें तो आप लोग जानते होंगे, अगर आपने बायो पढ़ा होगा, कि होमो सैपियंस सैपियंस है, इसकी उत्पत्ति अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ 10,000 साल हुए हैं जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई। मतलब हम तो अभी बच्चे हैं। डायनामाइनासोर लगभग 2-3 लाख साल तक रहे थे, उन वो तो इतने ज्यादा सालों तक रहे थे। अभी तो हम सिर्फ 10 सालों की हैं, मतलब अभी हम छोटे से बच्चे हैं। और अभी हम बात कब कर रहे हैं, इसमें विस्फोट कब हुआ? 15 अरब वर्ष पहले, मतलब बिलियन ईयर एगो इसमें विस्फोट हुआ था। मतलब ये कितने समय पहले की बात है। हमारा जन्म कब हुआ है? अभी चिट्टू से दिन हुए हैं जब हमारा जन्म हुआ है, तो हम अभी बच्चे हैं, ओके। और हम लोग एक दूसरे के मार काटे में, धर्म को बचाने में ही एकदम एक दूसरे पागल हैं, दूसरे को कत्ल करे जा रहे हैं। तो इन चीजों को आपको समझना होगा। अब देखिए, जब इसमें विस्फोट हुआ, आप थ्योरी अच्छे से समझिए, जब इसमें विस्फोट हुआ, तो जब विस्फोट हुआ तो ये गैसीय अवस्था में था, यानी कि इस तरह से आपको प्लेनेट, इस तरह से ग्रह नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, टेम्परेचर में कमी आने लगी। टेम्परेचर में कमी आने के कारण जो गैस था, उसमें छोटे छोटे कणों का, जो कण थे, उनका निर्माण हुआ। तो कण थे, इनमें एक अपनी शक्ति थी, आकर्षण शक्ति थी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी। तो आपको पता है कोई भी कण होता है, वो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आसपास की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो भैया जो जो कण थे ना, उन्होंने अपने आसपास के छोटे छोटे कण थे, उनको इस तरह से आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया। तो इससे क्या हुआ? बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, यानी कि पिंडों का निर्माण हुआ। जो बड़े बड़े पिंड हुए, यही आपको स्टार के रूप में देखने को मिलेंगे। इसी तरह और सारे कण थे जो छोटे छोटे थे, भाई वो इसके आकर्षण के कारण और अपने आकर्षण के कारण एक संतुलन की अवस्था में आ गए, और वो फिर इस बड़े से जो ऑब्जेक्ट था ना, जिसको आप स्टार के नाम से जानते हैं, इसके चारों ओर घूमने लगे, ओके। और इसी तरह एक छोटे छोटे और कण थे, ओके। ये भी अपने आकर्षण बल के कारण, इन्होंने जितना सक्षम थे उतना इन्होंने मैटर इकट्ठा किया। लेकिन इनका खुद का आकर्षण बल था, और साथ में जो और पिंड थे ना, उनके आकर्षण बल के कारण ये इसके चारों ओर घूमने लगे। क्योंकि इससे नहीं मिल पाए। इससे क्यों नहीं मिल पाए? क्योंकि इनके अंदर, खुद के अंदर भी अपनी एक आकर्षण शक्ति थी, जिसके कारण एक संतुलन की अवस्था में आ गए। इस तरह से आप देखेंगे कि गैलेक्सीज का निर्माण हुआ, वो सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। तो इसी तरह से बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलकर एक गैलेक्सीज का निर्माण करते हैं, ओके। इस तरह से जब मैंने आपको अभी बताऊंगा अभी कि 100 बिलियंस जब सौर सिस्टम मिलते हैं तो एक गैलेक्सीज का निर्माण होता है। तो आप लोग समझ गए ना। तो आपको इस बिग बैंग थ्योरी में क्या याद रखना है, कब हुई? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 अरब वर्ष पहले हुई। इस पार्टिकल को क्या बोलते हैं? गॉड पार्टिकल बोलते हैं। और इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, हिग्स बोसॉन नाम से जानते हैं। समय के साथ पहले क्या था? पहले गैसीय अवस्था में था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेम्परेचर में कमी आई। टेम्परेचर में कमी आने के कारण जो छोटे छोटे कण थे, उन्होंने आसपास के कणों को आकर्षित किया और बड़े पिंडों का निर्माण किया। वो एक तारे के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। और भी जो पिंड थे,
वो इस तारे के चारों ओर जब घूमने लगे वो ग्रह के रूप में जाने गए, और जो इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने लगे वो उपग्रह के रूप में कहलाए। ओके, और इनके चारों ओर भी आपको बहुत सारी बेल्ट देखने को मिलेगी जिनको क्षुद्र ग्रह के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे पिंड होते हैं जिनको एस्ट्रॉइड के नाम से जानते हैं। छोटे छोटे पिंड है वो भी ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, छोटे छोटे पिंड, धूल कण, बादल हैं, बहुत सारी चीजें घूमती रहती हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ब्रह्मांड में क्या क्या पाया जाता है। आपने देख लिया कि एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपको सुनाई, और क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, तो आपको सिर्फ 4 चीजें याद रखनी जो मैंने अभी आपको बताई थी। ओके, कि वो कब हुआ और उस पार्टिकल का नाम क्या था, और स्टार्टिंग में वो गैसीय अवस्था में था लेकिन समय के साथ वो अपनी गैलेक्सी मतलब छोटे छोटे सौर सिस्टम बने, सौर सिस्टम से मिलकर के एक गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सीज बहुत सारी मिलकर के एक ब्रह्मांड का निर्माण कर लिया। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, आपको इतना ही ध्यान रखना है, यहाँ से आपका काम चल जाएगा। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांड। देखिए अभी तक ज्ञात सबसे बड़ी चीज क्या है, ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड के अंदर ही है। तो देखिए ये मानते हैं इतना बड़ा ब्रह्मांड है। ओके, अब इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी हमको गैलेक्सीज देखने को मिलेंगी, लेकिन हो सकता है भविष्य में हमें पता चले कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी एक ऐसा ही एक और ब्रह्मांड है, उसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज है। ओके, बहुत सारे सौर ब्रह्मांड है, लेकिन अभी तक जितना ज्ञात है ना कि हमें पता है कि इस ब्रह्मांड से बड़ी कोई चीज नहीं है। और बिग बैंग थ्योरी है वो ये कहती है कि इस ब्रह्मांड का विस्तार समय के साथ इस तरह से हो रहा है। ओके, तो तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है बिग बैंग थ्योरी में, कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारे यूनिवर्स है, उसका प्रसार हो रहा है। तो प्रसार कैसे हो रहा है, यानी कि इस ब्रह्मांड के लिए बाहर कहीं ना कहीं तो जगह होगी प्रसार के लिए, तभी तो हो रहा है, वरना कैसे होगा। अगर इसके बाहर कोई जगह ही ना हो तो ये अपना प्रसार कैसे करेगा, प्रसार करने के लिए इसकी जगह होगी। तो यानी से एक बात और सिद्ध होती है कि कहीं ना कहीं इसके बाहर भी कुछ ना कुछ गैप है, तभी तो हमारा ब्रह्मांड है वो एक्सपेंड कर रहा है, मतलब फैल रहा है। ओके, तो भविष्य में हो सकता है और कुछ हो तो पता चले हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी कोई चीज है। तो अभी हम लोग ज्ञात हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी हमारे पास इतनी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम अपने सौर सिस्टम के बाहर ही जा सकें। ये भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, जब सौर परिवार के बारे में बता रहा हूँ ना, तो आपको बताऊंगा कि सबसे तेज जो हमारे, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ ना, जो यूएसए का सबसे तेज अगर हम ट्रेवल कर सकते हैं ना किसी चीज से, वो अभी आप लोग जानते हैं वो है जेट, फाइटर जेट है। ओके, तो X-15 जो यूएसए का है, यूएसए का X-15 है, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इसकी स्पीड कितनी है पता है, इसकी स्पीड है 7,200 किलोमीटर प्रति आवर। ओके, और हमें अगर अपने सौर सिस्टम से बाहर निकलना है, सोचिए केवल अपने सौर सिस्टम से बाहर निकलना है, तो हमें 1,00,000 लाइट ईयर, 1,00,000 लाइट ईयर की दूरी दूर, मतलब 1,00,000 लाइट ईयर की दूरी है वो तय करनी पड़ेगी। तो इससे आप समझ सकते हैं, मतलब हमारी हमारी जैसी अरबों खरबों पुश्तें गुजर जाएंगी तब भी हम इस दूरी को अभी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम लाइट स्पीड को भी प्राप्त कर लेते ना, तब हमको 1,00,000 साल लगेंगे, अगर हम लाइट स्पीड को। और लाइट स्पीड कितनी होती है, जो लाइट स्पीड है ना वो होती है लगभग में 3 लाख, मतलब 3 लाख वैसे नहीं होती, वैसे होती है 2,99,000, आपको 700 कुछ देखने को मिलेगी, 700 700 कुछ है, यहाँ पर मैं 762 लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पर 2 अंक मुझे ठीक से ध्यान नहीं है। किलोमीटर, मीटर भी नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा भी नहीं, सेकंड, मतलब 1 सेकंड में जो प्रकाश है वो इतनी दूरी तय कर लेता है। और सोचो 1 लाइट ईयर में कितनी दूरी तय करता होगा। तो अगर हम लाइट स्पीड अचीव कर ले, और इस लाइट स्पीड को अचीव करने के बाद हमें 1 साल लगेगा, तब हम अपना सिर्फ सोलर सिस्टम पार कर पाएंगे, मतलब अपनी अपनी जो गैलेक्सीज है वो पार कर पाएंगे। ओके, तो अभी तो पॉसिबल नहीं है कि अभी हम अपनी गैलेक्सी से बाहर निकल पाए, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊं, क्योंकि अभी हमारी जो स्पीड है ये सिर्फ हमारे पास स्पीड है। अगर मैं इसको इसमें किलोमीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो इसको हम 3600 से भाग देंगे तो 3600, 3600, 7200 होता है। ओके, तो 2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और लेकिन अभी हमें अचीव कितनी करनी है, 2,99,700 कुछ हमको अचीव करनी है। ओके, तो अभी तो हमारी 10, 15, 20 पीढ़ियां गुजर जाएंगी, हम लाइट स्पीड नहीं प्राप्त कर सकते। हो सकता है ऐसा हो सकता है कि कोई हमें एलियन टेक्नोलॉजी मिल जाए, कोई मेरिकल हो जाए, तो हम लोग इस स्पीड को प्राप्त कर लेंगे। अगर इस स्पीड को प्राप्त कर लिया ना, फिर भी हमको 1 साल, 1 लाख साल लगेंगे हमें अपने सोलर सिस्टम को पार करने में। तो आप लोग जो क्या कहते हैं ख्याली पुलाव मन में पकाते हैं कि हम जाएंगे दूसरे
ग्रह पर जाकर के रहने लगेंगे, दूसरे सौर सिस्टम में जाकर के रहने लगेंगे, तो वो अभी पॉसिबल नहीं है। आपके 10-15 बच्चे जो पीढ़ियाँ होंगी वो भी गुजर जाएंगी, तब भी नहीं रह पाएंगे। ओके, तो हमें अगर अपनी पृथ्वी की तरह कोई भी प्लेनेट मिल जाता है ना सौर सिस्टम में, तो हमारे सौर सिस्टम से बाहर मिल जाते हैं, तो भी वो पॉसिबल नहीं कि हम वहां पर जाकर के रह पाए। चलिए हम लोग अपनी यूनिवर्स में आते हैं। तो जो हमारा यूनिवर्स है ना, इसके अंदर 100 बिलियन गैलेक्सीज पाई जाती हैं। ओके, अब एक गैलेक्सीज के अंदर मतलब हमारे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सीज पाई जाती हैं? लगभग में 100 बिलियन गैलेक्सीज पाई जाती हैं। और एक गैलेक्सीज के अंदर एवरेज आपको देखने को मिलेगा 100 बिलियन स्टार देखने को मिलेगा। जैसे हमारा एक स्टार है, इसका एक सौर परिवार है, इसी तरह सिर्फ एक गैलेक्सी के अंदर 100 बिलियन स्टार देखने को मिलेंगे, साथ में आपको नेबुलास देखने को मिलेगा। तो पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ स्टार क्या है। इस तरह का देखिए, स्टार के बारे में मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी एनर्जी कहाँ से मिलती है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलता है तो हीलियम बनता है, एनर्जी बनती है, लेकिन ये कैसे बनता है, इसके ऊपर स्पॉट आता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब नेबुलास क्या है, यहाँ पर ये पूछा जाता है, तो आपको ये देखना है। तो नेबुलास क्या है? एक क्लाउड है, मतलब एक बादल है। किसका बादल है? यहाँ पर आप देख सकते हैं डस्ट और गैस से मिलकर के एक बादल का निर्माण होता है ब्रह्मांड में, जिसको हम नेबुलास बोलते हैं। तो ऐसी खूबसूरत सी संरचना जो आपको देखने को मिलेगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी को नेबुलास बोलते हैं। ओके, तो आपको पूछा जाता है इस तरह से नेबुलास क्या है, तो आपको दिया रखा होगा, बहुत सारे ऑप्शन दिए रखे होंगे। एक ठोस पदार्थ होता है, एक ठोस प्लेनेट होता है, अर्ध प्लेनेट होता है, ओके, क्षुद्र ग्रह होता है, इस तरह से। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, क्लाउड होता है, बादल होता है। किस चीज का बादल होता है? डस्ट मतलब धूल, और गैस मतलब गैस। ओके, धूल और गैस से मिलकर एक बादल का निर्माण होता है, जो ऐसी एक खूबसूरत संरचना बनाता है, जिसको नेबुलास बोलते हैं। अब हम बात करते हैं गैलेक्सीज की। ओके, अब गैलेक्सीज का भी वर्गीकरण किया गया है। गैलेक्सीज को हम दो भागों में बांट करके देख सकते हैं, एक रेगुलर गैलेक्सीज, दूसरा इरेगुलर गैलेक्सीज। ओके, देखिए रेगुलर गैलेक्सीज का मतलब क्या हुआ? देखिए गैलेक्सीज है, गैलेक्सी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे स्टार देखने को मिलेंगे। ऐसे देखिए टिमटिमाते हुए बहुत सारे स्टार आपको दिख रहे हैं ना आसमान में। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर आपको नेबुलास के सामने देखिए एक छोटी सी एक इस तरह से दिख रही है ना, ये एक तरह से गैलेक्सीज है, इसका एक शेप दिख रहा है ना। अब इसी तरह बहुत सारे स्टार्स होंगे, तो वो कोई ना कोई तो आकृति का निर्माण करेंगे ना। तो जिनकी एक निश्चित आकृति होगी किसी भी तरह की, आप देख सकते हैं, तो उन्हें हम रेगुलर गैलेक्सीज बोल देंगे। और ऐसी गैलेक्सीज जिनका कोई आकार ही ना हो, मतलब ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो, लाइन की तरह हो, ऐसी उल्टी सीधी हो, जिनका कोई आकार ही ना हो, उन्हें हम इरेगुलर गैलेक्सीज बोलेंगे। मतलब जिन गैलेक्सीज का कोई एक निश्चित आकार देखने को मिलेगा, उन्हें हम रेगुलर गैलेक्सी बोल देंगे। जिनका कोई आकार नहीं होगा, उन्हें हम इरेगुलर गैलेक्सी बोल देंगे। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको रटने से ज्यादा पढ़ने पर ध्यान देना है। ओके, अब हम लोग गैलेक्सीज का जो गैलेक्सीज हैं उनका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो मैं आपको एक मिनट कैमरा चेंज कर देता हूँ। अब देखिए, गैलेक्सीज है, इन्हें हम दो भागों में बांट करके देख सकते हैं, कि रेगुलर गैलेक्सीज, दूसरा इरेगुलर गैलेक्सीज। ओके, रेगुलर गैलेक्सीज में आपको मैक्सिमम न्यू स्टार देखने को मिलेंगे, इरेगुलर गैलेक्सीज में आपको मैक्सिमम ओल्ड स्टार देखने को मिलेंगे। तो पहले इरेगुलर गैलेक्सीज के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिया रखा है। तो इरेगुलर गैलेक्सीज है ना, इसमें मैक्सिमम ओल्ड स्टार देखने को मिलेंगे। ओल्ड स्टार का मतलब क्या है? ओल्ड स्टार का मतलब है कि इसमें जो उस तारा होगा ना, जो इसमें जो तारे पाए जाते होंगे ना, वो उनकी आयु ज्यादा होगी। जब उनकी आयु ज्यादा होगी तो उसमें ऊष्मा भी तो कम होगी ना। जब ऊष्मा कम होगी, तो ऊष्मा कम होने के कारण उनमें प्रकाश भी कम होगा। जब प्रकाश भी कम होगा, तो आप देखेंगे कि जो रेगुलर गैलेक्सीज होती है, इनकी तुलना में इरेगुलर गैलेक्सीज कम चमकीली होगी। तो देखिए, आप लोग कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं भैया, इरेगुलर गैलेक्सीज में ज्यादा ओल्ड स्टार होते हैं, ज्यादा ओल्ड स्टार होंगे तो भैया ये कम चमकेंगी। तो इस तरह से ऑप्शन में दिया रखा हो, निम्न में से कौन सी गैलेक्सीज कम आपको चमकती हुई दिखाई देगी, तो फट से आप लोग लगा सकते हैं। और वही से आप पढ़ते रहेंगे लाइन बाई लाइन। और अगर आप फैक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर मैंने एक पीडीएफ बना दी है, जाकर के आप पढ़ सकते हैं। उसमें इतना फैक्ट दिया रखा है, जो आप पढ़ेंगे तो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख ली ना, तो उससे ज्यादा फैक्ट आप लोग पढ़ सकते हैं कम एफर्ट लगा करके। तो मैं आपको अप्रोच सिखाऊंगा किस तरह से कम पढ़ के भी आप ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं। ओके, तो मैक्सिमम गैलेक्सीज आपको इरेगुलर गैलेक्सीज में, सॉरी, ओल्ड स्टार आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? इरेगुलर गैलेक्सीज में देखने को मिलेंगे। और इसमें ओवरऑल यूनिवर्स में जितनी सारी गैलेक्सीज पाई जाती हैं, जिसको हिंदी में आकाश गंगा बोलते हैं, उसका 10% इस तरह की होंगी। यानी कि जैसे 100% मानते हैं गैलेक्सीज हैं, तो इसमें से 10% गैलेक्सीज
आपको पूरे ब्रह्मांड में किस किस तरह के दिखाई देंगी, इरेगुलर गैलेक्सीज दिखाई देंगी। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, रेगुलर गैलेक्सी। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से देखना है। रेगुलर गैलेक्सीज को हम 3 भागों में बांट करके देख सकते हैं और इनमें न्यू स्टार की संख्या ज़्यादा होती है। जब न्यू स्टार की संख्या ज़्यादा होगी, जो यानी कि इनका न्यू स्टार का मतलब क्या हुआ, इनमें जो तारे होंगे उनकी आयु कम होगी। अब आयु कम होगी भैया, तब इनमें ऊष्मा और प्रकाश ज़्यादा होगा। जब ऊष्मा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रकाश होगा, ज़्यादा प्रकाश होगा तो भैया जल ज़्यादा लाइटनिंग करेंगे। तो आप आराम से इन्हें देख करके बता सकते हैं कि यहाँ पर जो रेगुलर गैलेक्सीज हैं, ओके, तो ये ज़्यादा चमकेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब इनको हम 3 भागों में बांट करके देख सकते हैं, इलिप्टिकल, दूसरा स्पाइरल और तीसरा डिस्क। इलिप्टिकल मतलब ऐसे इस तरह से दीर्घ वृत्ताकार टाइप की होगी। इस तरह से बहुत सारे तारे हैं, वो एक तरह से व्यवस्थित हैं और इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं। ओके, तो इस तरह की कोई गैलेक्सीज है वो आपको इरेगुलर गैलेक्सीज उसको कहेंगे। स्पाइरल गैलेक्सी, जैसे आपने स्प्रिंग देखा होगा ना, अगर आप लोग स्पाइरल बुक यूज करते होंगे तो स्प्रिंग कैसा होता है, इस तरह से होता है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए इस तरह से स्प्रिंग टाइप का दिख रहा है ना, इसीलिए इसको स्पाइरल गैलेक्सी बोल दिया। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे हमें आकृति दिखी वैसे ही हमने इसका नाम रख दिया डिस्क। अगर आप 1998 से पहले पैदा होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग पहले कैसेट डालते थे और मूवियाँ देखते थे। ओके, डीवीडी प्लेयर आता था, तो उसी के लिए बोलते हैं। अगर आप लोग अभी गेमिंग खेलते होंगे तो गेमिंग की कैसेट तो अभी भी आती है, तो कैसेट होती है ना उस टाइप की। इस तरह से अगर बहुत सारे तारे हैं वो व्यवस्थित है, तो इस तरह की कोई गैलेक्सीज अगर हमें ब्रह्मांड में देखने को मिलेगी तब हम उसे डिस्क टाइप की गैलेक्सीज बोल देंगे। तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अब इनमें कुछ विशेषताएं होती हैं, उनको हम पहले देख लेते हैं। तो इलिप्टिकल जो गैलेक्सीज होंगी उनका डायामीटर आपको देखने को मिलेगा, मतलब उनका डायमीटर क्या होता है। जैसे मानते हैं ये वृत्त है, वृत्त से केंद्र से लेकर के परिधि तक की जो दूरी होती है उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। ओके, जिसको हम आर से दर्शाते हैं। और त्रिज्या को जो दुगना होता है उसी को हम व्यास बोलते हैं, इसको इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। तो देखिए इसका जो डायमीटर होता है वो लगभग में 2 लाख लाइट ईयर के बराबर होता है। लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर यहाँ पर ईयर समझ लीजिए, ईयर आपने सुन लिया तो ऐसा मत समझिए समय का मापक है। समय का मापक नहीं है, लाइट ईयर होता है ये दूरी का मापक है। देखिए ईयर इसमें आ रहा है, ऐसा मत समझिए ईयर का मतलब ये समय का मापक होगा, मतलब दिन नहीं, ये दूरी का मापक है। किस दूरी का मापक है, अगर हम ब्रह्मांड में अगर हम 2 ऑब्जेक्ट की दूरी, 2 गैलेक्सीज की दूरी, 2 सूर्य की दूरी अगर हमें मापनी होंगी तो हम किस में नापेंगे, किलोमीटर में थोड़ी ना मापेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा दूरी होती है। किलोमीटर में मापोगे तो ऐसे जूरा लगाते लगाते बूढ़े हो जाओगे। इसीलिए हम लोग लाइट ईयर में निकालते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया भी था लाइट की कितनी ज्यादा चाल होती है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर वो पार कर देता है। ओके, तो 1 साल में कितना पार कर देता होगा, तो 2 लाख लाइट ईयर, यानी कि 2 लाख साल में जितना प्रकाश दूरी तय करेगा उतनी इसकी मिनिमम आपको देखने को मिलेगी। इलिप्टिकल जो गैलेक्सीज होती हैं उनकी डायमीटर मतलब उनका व्यास देखने को मिलेगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है लाइट ईयर क्या है, तो कई बार पूछा गया लाइट ईयर समय का मापक है, दूरी का मापक है, तो आपको लगाना है दूरी का मापक। अगर उसमें एक चीज और जोड़ दिया कि कहाँ की दूरी का मापक है, तो आपको ध्यान रखना है जो आकाश में, मतलब जो हमें आकाश में जो खगोलीय पिंड देखने को मिलेंगे उनके बीच की दूरी को नापने के लिए हम जिस चीज का उपयोग करते हैं उसी को लाइट ईयर कहते हैं। ओके, अगर हम इलिप्टिकल गैलेक्सी की दूसरी विशेषता की बात करें तो जितनी यूनिवर्स में आपको गैलेक्सीज देखने को मिलेंगी उसकी अकेले 66%, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में जो गैलेक्सीज पाई जाती है 66% अकेले, मतलब जितनी ओवरऑल गैलेक्सीज हैं उसमें से 50% से भी ज्यादा गैलेक्सीज देखने को मिलेंगी वो आपको इलिप्टिकल टाइप की, मतलब दीर्घवृत्त टाइप की देखने को मिलेंगी होगी इस तरह की। और इनमें लाइटनिंग ज्यादा होती है, मतलब प्रकाश बहुत ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से पूछा जाता है कि निम्न में से किस गैलेक्सीज में सबसे ज्यादा लाइटनिंग देखने को मिलेगी, इलिप्टिकल, स्पाइरल, डिस्क। तो आपको फट से लगा देना है, लाइटनिंग सबसे ज्यादा किसमें होगी, इलिप्टिकल में सबसे ज्यादा लाइटनिंग होगी। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग अच्छे से देखते रहिए और ये आसानी से लगा देंगे। हम लोग स्पाइरल की बात करते हैं। स्पाइरल आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर इस तरह से ये वाला पिक है ना, ये स्पाइरल गैलेक्सीज का है। ओवरऑल जितनी ब्रह्मांड में गैलेक्सीज पाई जाती है उसका अकेले 25% किस टाइप की आपको गैलेक्सीज देखने को मिलेंगी, स्पाइरल गैलेक्सी देखने को मिलेगी। इनके सेंटर में स्टार ज्यादा होते हैं। तो ये कौन सा रॉकेट साइंस है, आप स्पाइरल देख रहे हैं ना, इसके बीच में यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टार है ना, लेकिन किनारों पर देखिए कम है ना।
ओके, तो अगर आप लोग अगर ये फैक्ट नहीं भी दिए रखे ना तो भी आराम से बता देंगे, तो ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा ऑब्जर्व करिए तो आप आराम से क्वेश्चन कम पढ़ के भी ज़्यादा आउटपुट दे देंगे। ओके, तो सेंटर में जो स्पाइरल टाइप की जो गैलेक्सीज होंगी उनमें आपको देखने को मिलेगा कि सेंटर में इसमें ज़्यादा स्टार होते हैं और इसमें इंटरस्टेलर गैस की मात्रा ज़्यादा होगी। इंटरस्टेलर गैस क्या होता है? इंटरस्टेलर गैस होता है इससे तारों का निर्माण होता है। जो स्टार होते हैं मतलब तारे होते हैं, जिस गैस से तारों का निर्माण होता है उसी को इंटरस्टेलर गैस कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें नए तारों की संख्या थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी, मतलब नए तारों की संख्या नहीं, मतलब नए तारों का ज्यादा निर्माण इसके अंदर होते रहता है। ओके, डिस्क टाइप का ये ज्यादा कोई इसमें दिया नहीं रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी संरचना कैसे होती है। और ये सबसे ज्यादा कम मात्रा में 3-4% मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, 3-4% आपको देखने को मिलेंगी और डिस्क टाइप की देखने को मिलेंगी। ओके, तो आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा, मैं आपको एक बार इसको समराइज कर देता हूँ। देखिए गैलेक्सीज थी वो दो भागों में हमने बांट के देखा, एक रेगुलर दूसरा इरेगुलर। इरेगुलर मतलब उनका कोई शेप नहीं होगा, जिनका शेप होगा हम उन्हें रेगुलर में रखेंगे और इसमें न्यू स्टार ज्यादा होंगे, इसमें न्यू स्टार कम पाए जाते हैं। ओवरऑल गैलेक्सी का 10% आपको ई टाइप की दिखेंगी, मतलब इरेगुलर गैलेक्सी दिखेंगी। और अगर रेगुलर गैलेक्सीज की बात करें तो हमने इन्हें तीन भागों में बांटा, एक इलिप्टिकल, दूसरा स्पाइरल, तीसरा डिस्क। ओके, तो इनमें हम लोगों ने बात की सबसे ज्यादा लाइटनिंग किसमें होती है, इसमें इंटरस्टेलर गैस की मात्रा ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा इलिप्टिकल गैलेक्सीज होती है वो ब्रह्मांड में आपको देखने को मिलेंगी। तो इतना ही कुछ था, यही आपको जानना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपनी गैलेक्सीज के बारे में। जैसे हमने अभी देखा गैलेक्सीज, अब हम देखते हैं हमारी गैलेक्सी जो हमारा सौर सिस्टम है, जिस गैलेक्सी के अंदर पाया जाता है उस गैलेक्सीज की भी तो बात कर लें। हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, फिर हम लोग देखें गैलेक्सी। अब गैलेक्सीज में हम देखेंगे अपनी वाली गैलेक्सी देखेंगे ना, जिसमें हमारा सौर सिस्टम है। अब अपने इधर आ रहे हैं, हम पृथ्वी के इधर आ रहे हैं। ओके, अब थोड़ा सबर रखिए, बहुत ज्यादा मच्छर भी हो गया पता नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं अपनी गैलेक्सीज के बारे में। अपनी गैलेक्सीज का नाम है वो मिल्की वे है। अब मिल्की वे इसका नाम क्यों है भैया? मिल्की और वे, वे का मतलब होता है मार्ग, और इसका मार्ग कैसा है? मिल्की टाइप का है। ओके, इस तरह से आपको इसका मार्ग देखने को मिलेगा, इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया मिल्की। तो काफी सिंपल है, जिस इसके पथ के आधार पर हमने इसका नामकरण कर दिया। अगर हम इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो इसका डायामीटर है वो आपको 1 लाख लाइट ईयर के बराबर देखने को मिलेगा। मैंने अभी बताया था लाइट ईयर है वो दूरी का मापक है। सेंटर में इसका आपको देखने को मिलेगा, जो सेंटर है 10 लाख आपको देखने को मिले 10,000 आपको देखने को मिलेगा लाइट ईयर के बराबर इसका जो दूरी है वो देखने को मिलेगी। और किनारों पर आपको देखने को मिलेगी, देखिए इस तरह से यहाँ पर कम हो जाती है ना, यहाँ पर आपको इस तरह से देखेंगे तो ये दूरी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको लगभग में 1 लाख देखने को मिल रही है ना, लेकिन आप यहाँ से देखेंगे तो ये दूरी कम हो जा रही है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं पर आपको कम देखने को मिलेगी, कहीं ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके, क्योंकि हमारी जो गैलेक्सी है वो वृत्ताकार तो नहीं है, वृत्ताकार होती तो हम आराम से बता देते। ओके, तो आपको देखने को मिलेगी 500 से लेकर के 2000 लाइट ईयर के बराबर देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम कितनी है 1 लाख है। ओके, सेंटर में कितनी है 10,000 लाइट ईयर है। ओके, और आपको किनारों पर कहाँ पर 500 से लेकर के 2000 लाइट ईयर के बराबर आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब हमारा सौर सिस्टम कहाँ पर है? देखिए ये हमारी गैलेक्सीज है, स्पाइरल टाइप की, डिस्क टाइप की हमारी गैलेक्सीज है। ओके, अब इसमें आप देखेंगे हमारा सौर परिवार है, जो हमारा सौर परिवार मतलब जो सूरज है और उसके जो ग्रह हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ऐसे कोर में, एकदम कोपचे में। आप ये सोचिए हम इतनी सारी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, उनमें एक छोटी सी गैलेक्सीज में रहते हैं, उस छोटी सी गैलेक्सीज के इतनी बड़ी हमारी गैलेक्सीज है, इसमें आपको बिलियंस ऑफ स्टार देखने को मिलेंगे। उसमें से सिर्फ एक इकलौता हमारा एक स्टार है जिसको हम सन के नाम से जानते हैं, जो यहाँ पर आप देखेंगे। मतलब हम अपनी गैलेक्सीज में भी अपना सूरज देख रहे हैं तो हमको दिखाई नहीं दे रहे, और हम कहते हैं कि हम अपने भगवान को बचाएंगे। अरे भाई, हम लोग अपने भगवान कैसे बचाएंगे? जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है हम उसको कैसे बचा लेंगे भैया? हम एक एक तो टिच्चू से हम तो प्राणी है, और हम लोग मरे जा रहे हैं कि मतलब अपने भगवानों को बचाने के चक्कर में। तो आप अच्छे से समझिए इन चीजों को कि लोग आपको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, आपका शोषण कर रहे हैं, उनसे बचने की कोशिश करिए। सच में जो भगवान है जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है उनको हम कैसे बचा सकते हैं भाई? उन्होंने तो इतनी सारी चीजों का निर्माण कर दिया और हम इतनी छोटी सी चीज है तो हम उनको बचाएंगे? वो हम लोगों के लिए बचाएंगे। ओके, वो हमारी रक्षा आराम से करते हैं। तो आप लोग इन चक्करों में मत पड़िए कि भैया मर रहे हैं, कट रहे हैं, लोगों से भिड़ रहे हैं केवल किसके चक्कर में। आप लोग समझते हैं कि कितनी ज्यादा न्यूज में ऐसी आती रहती है। तो आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए
और जो वास्तविकता है ना उसमें जीने की कोशिश कीजिए। ऐसे नहीं सपनों में सिर्फ जी रहे हैं, हकीकत में जीने की कोशिश कीजिए। विज्ञान आज बहुत आगे पहुंच गया है, विज्ञान को जानना चाहिए। हम लोग अपने बच्चों को बताते रहते थे, हमारी दादियाँ बताती रहती थी, अरे यहाँ पहले आसमान इतना नीचे था, वो बुढ़िया एक बार झाड़ू लगा रही थी, उसको गुस्सा आ गई, झाड़ू मार दी तो आसमान ऊपर चला गया। हम नहीं सोचते थे अरे गजब ऐसा था। पहले हमारे हमारे जो दादाजी हैं वो बताते थे कि पहले जो गंगा थी वो पूरे ब्रह्मांड में ऊपर जाती थी, पानी की कमी पड़ गई थी तो एक साधु जी थे वो कमंडल लेके गए और पानी भर के ले आए, नीचे लुढ़का दिए, तो एक साथ इतना पानी आ गया तो शंकर जी नीचे आ गए थे, तो उन्होंने जटाओं में हिलगा लिए तो फिर जटाओं से पानी आ रहा था। लेकिन आपको ज्योग्राफी समझ में आएगी कि जटाओं से पानी नहीं आ रहा है, बल्कि हिमालय से पानी आ रहा है। ओके, देखिए कहीं ना कहीं उस टाइम उस अगर हम उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो कहानियां ठीक थी, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वो बदल गई हैं। ये कैसे है, जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि उस समय हम किसी को वैज्ञानिक तरीके से नहीं समझा सकते थे। जैसे सूर्य ग्रहण पड़ता है, देखिए अच्छे समझिए, देखिए सूर्य ग्रहण पड़ता है, अब उसमें रेडिएशन होता है। अब उस समय लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन उस टाइम बता दिया गया लोगों के लिए कि भैया सूर्य ग्रहण के समय विचार होता है, ये अशुभ होता है बाहर जाना। ओके, आपको नहीं जाना चाहिए, भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे। तो अब लोग कैसे समझते, तो एक कहना उस समय उन लोगों को समझाना इतना पॉसिबल नहीं था, लोगों के पास इतना ज्ञान नहीं था। तो और उन्हें रेडिएशन से भी बचाना था। ओके, वो उसको डायरेक्ट ना देखें तो लोग विचार की वजह से, डर की वजह से, भगवान की वजह से नहीं देखते थे। ओके, तो वो उस परिप्रेक्ष्य में ठीक था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वो ठीक है क्या, नहीं है ना। क्योंकि आज हम लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन की चीज़ें हो गई, मोबाइल से लेकर के कंप्यूटर, इंटरनेट, सब कुछ जान सकते हैं। तो आज भी हमें उन्हीं मिथ पर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए ना। उस समय क्या था, हम किसी को समझाते कि भैया ये ग्रहण होता है, इसमें रेडिएशन होता है, तो कहता अरे ये बगलूल क्या बता रहा है, हमको पगला रहा है, क्या कर रहे हैं। तो हम डायरेक्ट एक ही बात बोल देते, भैया विचार होता है, ये अपशगुन होता है, नहीं जाना चाहिए। तो वो क्या एक ही शब्द में समझ गए और उस वीडियो को सबको बताते रहेंगे। ओके, तो वो क्या हुआ, इस रेडिएशन से बच गए ना उस स्टोरी के थ्रू। लेकिन आज वो स्टोरी क्या प्रासंगिक रह गई है, नहीं रह गई है ना। तो आज हमें अपनी जो बच्चे हैं उन्हें एक अच्छी नॉलेज देनी चाहिए। देखिए इतने ज्यादा रिसर्चर बनते हैं, लेकिन आप देखेंगे छोटे छोटे गांव से बन ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं बन पा रहे, बहुत कम संख्या में निकलने, बल्कि सबसे ज्यादा संख्या में निकलनी चाहिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो अमीर तबका है ना उनकी संख्या बहुत कम है, मतलब 0.1 में है। तो अगर उनसे 50% भी निकलना है तो भी तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। लेकिन बचा हुआ 99.99% जो लोग हैं, इनसे 50 लोग निकल रहे हैं, हम कहते हैं गरीब परिवारों से भी तो लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कितने निकल रहे हैं, इनकी जनसंख्या देखी जाए भैया, जनसंख्या के अनुपात में कितना कम निकल रहे हैं। इनकी संख्या बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा वैज्ञानिक होना पड़ेगा, उन चीजों से बाहर आना पड़ेगा। हमें तार्किक आधार पर हमें बात करनी होगी, ऐसे अब मिथ के आधार पर नहीं चल सकते। ओके, तो मिथ से दूर हटिए और हमारे देश के लिए, हमारे संसार के लिए, हमारी मानवता के लिए और हमारे पूरे अंतरिक्ष के लिए थोड़ा काम करिए। ओके, ऐसे टाइम अपना जो आपको ये जिंदगी मिली है उसको बर्बाद ना करिए। चलिए हम लोग आते हैं अपनी गैलेक्सीज के ऊपर, इसमें हम लोग कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो एक बार मैं इस तरह से आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारी छोटी सी, हमारा ये सौर परिवार है। सौर परिवार क्या होता है ये भी हम समझ लीजिए। जैसे सूरज है, सूरज है, इस सूरज के चारों ओर बहुत सारे ग्रह इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं। ओके, तो सूरज का ये परिवार हो गया ना, सूरज है और सूरज के साथ में बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ओके, एस्ट्रॉइड, बहुत सारी चीजें इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से पूरी फैमिली हो गई ना। इसीलिए इसे सोलर सिस्टम या सौर परिवार बोल देते हैं। ठीक है, हिंदी में हम बहुत अच्छी चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे सौर परिवार, ये सूरज का एक परिवार हो गया ना एक तरह से, इसीलिए इसको सौर परिवार बोल दिया। इंग्लिश में सौर सिस्टम मतलब एक तरह से पूरा सूरज का सिस्टम, सॉरी, सूरज का सिस्टम है, तो इसलिए हमने इसको सौर सिस्टम बोल दिया। तो काफी सिंपल है, आप यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक छोटा सा है हमारा सूरज है, इसमें 8 ग्रह हैं, पहले 9 माने जाते थे, लेकिन एक उसको 12 ग्रह की श्रेणी में रख दिया। तो 8 ग्रह और बहुत सारे उपग्रह और आपको बहुत सारे छोटे छोटे कॉमेट्स देखने को मिलेंगे। तो इसको जूम करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ दिखाई देने को मिलेगी, और ये इस तरह से अपने केंद्र का चक्कर लगाती है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह की है, स्पाइरल गैलेक्सी है। ओके, और डिस्क टाइप मतलब चपटी आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ी चीजें दिखाता हूँ। अभी तक आपने बहुत सारी हौच पौच चीजें देखी, लेकिन अब मैं आपको सिर्फ अपनी
गैलेक्सीज है जिसका डायग्राम मैंने अपने हाथों से बनाया है जिससे आप अच्छे से इसको समझ सकें। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए जो आपको ये लाइन दिख रही है ना, ये मानिए हमारी पूरी गैलेक्सीज है। इस तरह की गैलेक्सीज मान लीजिए हमारी गैलेक्सीज इस तरह की है जिसका नाम क्या है, मिल्की वे हमारी गैलेक्सीज का नाम है। ओके, और हमारी गैलेक्सी का ए क्या है, केंद्र है। ए क्या है, केंद्र है। ओके, ये केंद्र है। अब केंद्र के चारों ओर हमारा सूरज है वो चक्कर लगा रहा है। ये देखिए इस तरह से चक्कर लगा रहा है हमारा सूरज। ये हमारा सूरज है। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सन है, ये हमारा सूरज है। ओके, अब देखिए सूरज हमारा चक्कर लगा रहा है, तो सूरज जो हमारा चक्कर लगाता है हमारी गैलेक्सीज के केंद्र का, तो कितना समय लेता है, 22 करोड़ साल लेता है। यानी कि 22 करोड़ साल में वो एक चक्कर अपनी गैलेक्सी के केंद्र का लगा लेता है आराम से। ओके, और देखिए जो हमारी गैलेक्सीज है, जो गैलेक्सीज के केंद्र का चक्कर लगाते हैं उसके लिए हम तारा या फिर स्टार बोलते हैं। लेकिन जो सन यानी कि तारे के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे हम ग्रह या फिर प्लेनेट बोलते हैं। अब इस ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाता है इसे हम उपग्रह या फिर सैटेलाइट बोलते हैं, जैसे कि मून। चंद्रमा क्या है, हमारा सैटेलाइट है। तो आप लोग समझ गए। अब देखिए आपको सन के बारे में जानना है, तो सन क्या है, सन आपको देखने को मिलेगा भैया, आपको गैलेक्सीज के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ग्रह क्या है, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाएगा उसको उपग्रह कहेंगे। ओके, अब देखिए ये भी पूछा जाता है कि हमारी जो गैलेक्सीज है उसके केंद्र से हमारा सूरज है उसकी दूरी कितनी है, तो आपको ये ध्यान रखनी है 33,000 लाइट ईयर के बराबर। कितनी, 33,000 लाइट ईयर के बराबर है जो दूरी है हमारे सूरज और हमारी गैलेक्सी के केंद्र के बीच की दूरी। ओके, तो आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो ऑर्बिट होते हैं, जैसे जो चक्कर लगाते हैं ना, इसी को ऑर्बिट बोलते हैं। तो ऑर्बिट कई तरह के होते हैं। देखिए एक होता है, एक गैलेक्टोसेंट्रिक होता है। गैलेक्टोसेंट्रिक क्या होता है, जो गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है लाइका सन, उसको गैलेक्टोसेंट्रिक, मतलब ये वाला जो ऑर्बिट है इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टाइप का गैलेक्टोसेंट्रिक बोलेंगे। अब हीलियोसेंट्रिक क्या होता है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है लाइका जैसे पृथ्वी। ओके, जैसे ग्रह जो प्लैनेट होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं उस ऑर्बिट को, उस कक्षा को हीलियोसेंट्रिक बोलते हैं। इसी तरह जियोसेंट्रिक क्या होता है, जियोसेंट्रिक जो प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाता है लाइका मून। ओके, उपग्रह, उपग्रह जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं उसको जियोसेंट्रिक बोलते हैं। ओके, इसी तरह लूनार किसे बोलते हैं, लूनार उस कक्षा को बोलते हैं जो जैसे सैटेलाइट के कोई चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ओके, तो उसे लूनार बोलेंगे। ओके, आप लोग इसको ध्यान रख लीजिए, इन कक्षाओं को ध्यान रख लीजिए। जैसे कि जो गैलेक्सीज के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाएगा उसको क्या बोलेंगे, उस कक्षा को क्या बोलेंगे, एक कक्षाएं हैं, इधर एक कक्षाएं हैं, और जिसके चारों ओर चक्कर लगाएगा वो यहाँ पर है। ओके, तो इस तरह से पूछा जाता है जियो सेंट्रिक किसे कहते हैं, जियो सेंट्रिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है। ओके, तो जियो सेंट्रिक किसे कहते हैं, जियो सेंट्रिक हम उसे कहते हैं जो प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो प्लेनेट मतलब ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, आपको अच्छे से ध्यान आ जाएगा। ग्रह क्या है, हमारी पृथ्वी है ग्रह। ग्रह के चारों ओर चक्कर कौन लगाता होगा, चंद्रमा लगाता होगा। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। तो देखिए आराम से आंसर दे दिए ना, आप कनेक्ट करके देखिए, कनेक्ट करेंगे तो आराम से आंसर देंगे देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि जियो सेंटर किसे कहते हैं, हेलो सेंटर किसे कहते हैं, और गैलेक्टो सेंटर किसे कहते हैं, लूनार किसे कहते हैं, इन कक्षाओं क्या कहते हैं, ये चीजें आपको कुछ ध्यान रखनी होती हैं। अगर लाइट ईयर की स्पीड देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लाइट ईयर बराबर होता है भैया। अब इसको जीरो जीरो लगा करके इतना पॉसिबल नहीं है कि जीरो जीरो लगाएंगे तो इसे पूरी लाइन भर जाएगी, इसीलिए हम 10 की घात में इसको लिख लेते हैं। तो 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर। ओके, तो एक साल में जो प्रकाश दूरी तय करता है वो इतनी किलोमीटर दूरी तय करता है, जिसको हम 10 की घात 12 में लिखते हैं। 9.4 से गुणे 10 की घात 12 इतनी दूरी एक साल में प्रकाश तय करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और एक सेकंड में कितनी करता है, तो मैं लगभग में 3 लाख, मैंने आपको बताया भी था। ओके, तो लगभग में 3 लाख जो दूरी है वो प्रकाश तय करता है एक सेकंड में, इतने किलोमीटर पर सेकंड। तो जो प्रकाश है उसकी चाल बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमें अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकलना है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वरना यहाँ पर भी मैं बताने वाला था। चलिए अब मैंने आपको गैलेक्सीज के बारे में बताया। इस गैलेक्सीज के बारे में अब हम लोग आ जाते हैं अपने जो सौर परिवार है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना,
इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। हमारे जो सौर परिवार है आप लोग देख सकते हैं, इसमें एक सन पाया जाता है। ओके, इसके अलावा 8 ग्रह देखने को मिलेंगे। एक जो है ये बौना ग्रह है, 2006 में इसे बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया। 2006 से पहले आप लोग देखेंगे इसे भी एक ग्रह मान लिया गया था। ग्रह की श्रेणी से इसको क्यों हटा दिया? क्योंकि ग्रह की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए तभी हम उसको ग्रह कहेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि सूर्य के चारों ओर कोई भी ऑब्जेक्ट चक्कर लगा रहा है उसको हम उपग्रह मतलब ग्रह बोल देंगे, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ये विशेषताएं होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, अगर उन्हें फुलफिल किया जाता है तभी हम उन्हें बोलते हैं। तो हम देखते हैं भैया इसका डिवाइडेशन कैसे याद रखना है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो हमारे जो ग्रह हैं इन्हें आप दो भागों में बांट करके पढ़ना होगा। एक ऐसे डायरेक्ट पढ़ेंगे ना तो आपके क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे, ज्यादा एफर्ट भी लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टार्टिंग के जो हमारा सन है, ये सन से 4 ग्रह हैं जो, इनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल ग्रह। क्या बोलते हैं? इनको टेरेस्ट्रियल ग्रह बोलते हैं। यहाँ से लेकर के यानी कि बुध से लेकर के मंगल ग्रह के बीच में जितने भी ग्रह हैं ये चारों ग्रह स्टार्टिंग के हैं, इन्हें हम टेरेस्ट्रियल ग्रह बोलते हैं। ओके, इससे इन्हें हम पार्थिव ग्रह के नाम से भी जानते हैं या फिर आंतरिक ग्रह के नाम से भी जानते हैं। आंतरिक ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैया ये पास में है। ओके, अंदर है, सूर्य के करीब है, इसीलिए हम आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह या फिर हम इन्हें टेरेस्ट्रियल ग्रह के नाम से जानते हैं। और जो शेष 4 बचे हुए हैं इधर के यहाँ से यहाँ तक, इनको हम बोलते हैं बाह्य ग्रह बोलते हैं या फिर इनको जोवियन ग्रह बोलते हैं। अब इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, इनको भी देख लीजिए। इनको नहीं देखेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। जो टेरेस्ट्रियल ग्रह होते हैं ये ठोस अवस्था में होते हैं। कैसे हैं? ठोस अवस्था में। लेकिन जोवियन ग्रह हैं ये आपको गैसीय अवस्था में देखने को मिलेंगे। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिए किस तरह से अब पूछा गया, निम्न में से कौन सा गैसीय अवस्था में है। अब इस तरह से दे दिया, एक यहाँ पर दे दिया यूरेनस, ओके, और इधर दे दिया आपको मार्स दे दिया, वीनस दे दिया, और इधर बुध दे दिया। तो आप सोचेंगे यार हो सकता है बुध हो सकता है, इस सूरज के बहुत करीब है, बहुत ज्यादा गर्म रहता है, वो गर्म होने के कारण ये गैसीय अवस्था में होगा, तो हम गलत लगा देंगे। तो आपको कितना ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है स्टार्टिंग के 4 से वो टेरेस्ट्रियल सर ने बताए थे, आरजी सर ने टेरेस्ट्रियल बताए थे, और टेरेस्ट्रियल आगे के वो चारों के चारों ठोस हैं। वो चारों कौन से हैं? एक बार आपने नाम देख लिया आपको आराम से याद हो जाएगा। ओके, और पीछे के चारों हैं वो गैसीय अवस्था में है। ओके, आपको थोड़ा सा आपको गैसीय अवस्था में देखने को मिलेंगे, एकदम ठोस चट्टान की तरह देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, अब देखिए दूसरा, पहला फैक्ट आपको याद हो गया ना, यानी कि ये चारों ग्रह किस तरह के हैं? ठोस हैं। इधर के चारों ग्रह आपको गैसीय अवस्था में देखने को मिलेंगे। अब हम इसकी बात करते हैं भैया नेक्स्ट की, मतलब जो ए वाले ग्रह हैं ना ये आपको छोटे देखने को मिलेंगे। मतलब छोटे देखने को मिलेंगे किसकी तुलना में? जूबियन ग्रह की तुलना में आपको ये छोटे देखने को मिलेंगे। लेकिन ये हैं, ये सारे बड़े हैं। अब आप देख सकते हैं ना इतना इतना बड़ा है, इधर का छोटा छोटा है। तो आप सीक्वेंस पूछा जाए यहाँ से याद हो जाएगा। देखो आपने दो भागों में बांट लिया, इधर की 4 याद कर लिए, इधर की 4 याद कर लिया, बहुत सिंपल है। ओके, तो सबसे पहले आपको एक बार क्रम देखना है। तो सबसे पहले कौन सा आता है? मरकरी आता है। ओके, फिर उसके बाद वीनस आता है। ओके, इसको शुक्र बोलते हैं। फिर पृथ्वी आता है, मंगल आता है। देखिए 4 तो हर किसी को याद रहता है। उसके बाद बृहस्पति आता है। ओके, कौन सा आता है? बृहस्पति मतलब जुपिटर आता है। जुपिटर के बाद में सैटर्न आता है, फिर यूरेनस आता है, फिर नेपच्यून आता है, और प्लूटो को तो छोड़ ही दो भैया, ये बौना ग्रह में आता है। ओके, तो इसको तो आप भूल ही जाइए। अब देखिए ये चारों ग्रह हैं आपको देखने को मिलेंगे, और चारों ग्रह इधर देखने को मिलेंगे। अब इनका सीक्वेंस कैसे याद रखना है? जैसे पूछा गया इनको घट से हुए क्रम में लिखो। तो मैंने आपको बताया था जूबियन ग्रह हैं वो बड़े हैं किसकी तुलना में? टेरेस्ट्रियल की तुलना में। तो सबसे बड़ा कौन सा है? यहाँ से स्टार्ट कीजिए। बुध सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पर सैटर्न, तीसरे नंबर मतलब ऐसे क्रम स्टार्ट कर दिए। पहले नंबर पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। प्लूटो को हटा दीजिए, प्लूटो को, क्योंकि ये भी ग्रह ही नहीं है। फिर इसके बाद आप इधर आ जाइए, तो इधर सबसे बड़ा कौन सा है आपको देखने को मिलेगा? पृथ्वी। ओके, तो पृथ्वी इधर है, लेकिन एक कौन से नंबर पर आएगा? इधर ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा यहाँ पर होगा, सॉरी। ओके, चौथा। 5वें नंबर पर इधर आएगा, लेकिन इन वाले में अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे बड़ा कौन सा है? पृथ्वी है। लेकिन दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन से नंबर पर आएगा? 5वें नंबर पर आएगा, क्योंकि ये नेपच्यून के बाद में पृथ्वी है। ओके, फिर इसके बाद में वीनस है। ओके, तो इधर वालों में देखा जाए तो ये दूसरे नंबर पे, पहला पर पृथ्वी, दूसरे पर। लेकिन अगर हम सम में देखें तो ये कौन से नंबर पे आएगा? आपको देखने को मिलेगा 6ठे नंबर पर।
ओके। इसके बाद में आप देख सकते हैं भैया बुध तो सबसे छोटा है, तो आपको इसको याद ही नहीं रखना है, सबसे लास्ट में बुध को रख देना क्योंकि बुध सबसे छोटा है। फिर इसके बाद में आपको लगाना है तीसरे नंबर पे, ये टेरेस्ट्रियल बारों में कंपेयर किया जाए, लेकिन अगर हम ओवरऑल कंपेयर करें तो इसका नंबर कौन सा हो जाएगा, 7वां हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, अभी देखो आपको याद भी हो जाएगा। और इसको देखा जाए तो ये चौथे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा, मतलब सबसे छोटा आपको देखने को मिलेगा। अगर हम वैसे देखें तो इसका 8वां नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखिए कैसे याद रखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति। आपने एक बार सीक्वेंस देख लिया, मतलब क्रम याद कर लिया, क्रम से ही सब कुछ याद मैं अभी आपको करवा दूंगा। एक बार पहले आप क्रम याद कर लीजिए। सबसे पहले कौन सा है, आप देख सकते हैं मरकरी, वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, 4 याद कर लिए। ओके, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ओके, फिर इसके बाद आपको 4 याद करने हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। नेपच्यून तो आपको ध्यान रहेगा सबसे लास्ट में, इधर आपको मरकरी ध्यान रहेगा सबसे पहले, सबसे छोटा है। ओके, अब इतना याद कर लिया। अब किस तरह से आपको याद रखना है, जुपिटर, जोबियन वाले ग्रह सबसे बड़े हैं, तो जोबियन से स्टार्ट करना है। सबसे पहला कौन सा है, जुपिटर। जुपिटर के बाद में ये कौन सा है, फिर इस तरह से क्रम को लगा देना है। इधर आपको आना है तो भैया पृथ्वी पर हम रहते हैं, पृथ्वी सबसे बड़ी है, उसके बाद आपको वीनस, फिर मंगल आपको देखने को मिलेगा, फिर बुध तो सबसे छोटा ही है। तो आराम से इसका क्रम आप लोग इस तरह से लगा देंगे। अब देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के आधार पर आ जाए तो ये भी बहुत पॉसिबल है। जो सबसे पास में होगा, जैसे ये सूरज है, इसके पास में होगा वो सबसे पहले भैया चक्कर लगा देगा। सूरज से थोड़ा सा दूर होगा तो उसे थोड़ी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, तो भैया वो थोड़ा और ज्यादा समय लेगा। जो और ज्यादा समय लेगा तो भैया और दूर। इस तरह से आप दूरी पर जाते रहेंगे ना, उसको उतना ही ज्यादा समय लगता रहेगा। ओके, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे जैसे अब इस तरह से क्रम पूछा जाए कि मरकरी और यूरेनस और नेपच्यून, इनमें सबसे ज्यादा समय कौन लेगा सूर्य का एक चक्कर लगाने में, तो आप आराम से बता देंगे। अब वैसे याद करते रटते ये इसके बाद इसके बाद तो आप लोग कंफ्यूज जाते। बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। सबसे पहले तो आपने क्रम तो याद ही कर लिया था ना, 4 पहले याद कर लिए थे, 4 फिर याद कर लिए, तो आपको तो समझ में आ ही गया। अब इसमें से 4 ऑप्शन दे दिए, तो ऐसे पूछा जाए। ओके, यहाँ पर पृथ्वी और जो यहाँ पर सैटर्न दे दिया, इनमें से कौन सा पहले चक्कर लगाएगा, तो पृथ्वी पहले चक्कर लगाएगी। पहले चक्कर क्यों लगाएगी, क्योंकि भैया ये पास में है। ओके, और ये दूर में, जो दूर होगा वो भी चक्कर थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि उसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है ना। ओके, अगर आपको लगता है तो भैया ये ग्राउंड में खड़े हुई है, तो जो ग्राउंड से ऐसे ऐसे दूर जाता रहेगा और ऐसे गोल गोल ग्राउंड होगा तो ऐसे चक्कर लगाएगा, तो जो सबसे लास्ट में होगा उसको सबसे ज्यादा चक्कर लगाना पड़ता है। इसीलिए आप अगर देखेंगे रेस की जाती है, और अगर गोल सर्कल होता है ना, तो आप देखेंगे सब एक लाइन में नहीं होते हैं, बल्कि सबका पोजीशन अलग होता है। मतलब एक होता है, फिर उसको थोड़ा आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे इस तरह से खड़ा किया जाता है। ओके, ऐसे इस तरह से सर्कल होते हैं। तो पहला बंदा यहाँ पर है तो दूसरा बंदा यहाँ पर होगा, तीसरा बंदा यहाँ पर होगा, चौथा बंदा यहाँ पर होगा। तो ऐसे रनिंग कराई जाती है, ऐसी एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं कराई जाती। अगर जो ट्रैक है वो एकदम स्ट्रेट है तब एकदम यहाँ पर स्ट्रेट से ही सबको भगाया जाएगा, लेकिन अगर स्ट्रेट नहीं है तो वो कुछ इस तरह से भगाया जाता है। वो क्यों भगाया जाता है, जिससे सभी को समान दूरी भागनी पड़े, वरना पता चला से सबसे लास्ट में वो भागते भागते परेशान हो गया बेचारे को, उसको पानी की जरूरत पड़ गई रास्ते में। ओके, अब देखिए कितने सारे फैक्ट से एक ही चीज से याद हो गए। अब देखिए मैं यहाँ पर थोड़े से और यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे अब दिन की बात आती है तो दिन, और देखिए जो यहाँ पर मास है ना वो उसका एक्सेप्शन है, इसीलिए मैं इसको बोला नहीं था। ओके, तो इसको छोड़ दीजिए, इसके अलावा जैसे जैसे दूर जाएंगे तो उसका टाइम बढ़ता जाएगा। जैसे मरकरी है, अर्थ है, वीनस है, इसको एक ही क्रम में रखिए। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उनको सूर्य का चक्कर लगाने में भी ज्यादा समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर आपको मंगल देखने को मिलेगा, ये एक्सेप्शन है, ये थोड़ा ज्यादा समय लेता है अपने सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। ओके, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ इसका ध्यान रखना है कि जो मंगल है भैया, मंगल कहते नहीं कि भैया मंगल चल रहा है तो अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा सतर्क रहिए। तो मंगल है इसीलिए थोड़ी समस्या वाली बात है, इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि भैया ये जो रूल है वो फॉलो नहीं करता है। ओके, तो एक एक एक्सेप्शन है, और बल्कि इसके अलावा, इस मंगल के अलावा जितने भी ग्रह हैं दूरी के साथ, उनमें टाइम बढ़ता जाएगा, हल्के हल्के टाइम बढ़ता जाएगा। कितना बढ़ता जाएगा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मरकरी है, मरकरी का एक दिन होता है, ये देखिए पहले नंबर पे लिखा हुआ है डे, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, यहाँ पर हम व्हाइट कलर से देख सकते हैं ईयर लिखा हुआ है। ओके, पहले मैं इसको कैमरे को चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर डे लिखा हुआ है और इधर ईयर लिखा हुआ है। ओके, तो डे है, इसका एक दिन होता है, वो कितने दिन के बराबर होता है, 58 डेज के बराबर होता है। और इसका एक साल होता है ना, वो 88 डेज के बराबर होता है। ओके, जैसे हमारी पृथ्वी के जितने दिन होते हैं उससे इसकी कंपेयर किया जाता है। इसी तरह जो आप वीनस का देख सकते हैं, वीनस का एक दिन होता है
वीनस का एक दिन होता है ना 243 दिन के बराबर होता है, और 224 दिन के बराबर एक साल होता है। मतलब इसका दिन बड़ा होता है और साल छोटा होता है। ओके, जो पहले नंबर पर है ये डे है, और जो दूसरे नंबर पर है ये ईयर है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसकी भी मात्रा आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके, अब यहाँ पर मैंने अर्थ का नहीं लिखा। अब भैया अर्थ का भी मुझे बताना पड़ेगा कि एक दिन कितने कितने घंटे में चक्कर लगाती है और एक साल कितने बराबर होता है। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है कि पृथ्वी का एक दिन कितने घंटे का होता है और एक साल कितने घंटे का। मतलब जो पृथ्वी है वो एक चक्कर सूरज का कितने दिनों में लगाएगी, और पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है वो कितनी देर में लगाती है। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी की कितनी सारी गतियां, अभी आपको कितनी मैक्सिमम गतियां पता होंगी, दो गतियां पृथ्वी की पता होंगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी गतियां हैं पृथ्वी की। इसीलिए हम लोग ठीक से जो क्लाइमेट एक्शन है ना उसका अध्ययन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते वो आज आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आज का जो टॉपिक है बहुत ही ह्यूज है, ये आपको हर जगह काम आएगा। ओके, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं मास है। मास जो 24 घंटे में अपना जैसे पृथ्वी के समान ही ये दिन का, इसका दिन का सिस्टम होता है, एकदम बराबरी लगभग में होता है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं 188 साल समय लेता है। अब देखिए जैसे जैसे इधर आप बढ़ेंगे, यहाँ पर आप एक विशेषता देखिए। जैसे मैं यहाँ पर एक क्लियर कर देता हूँ जिससे एक कॉन्सेप्ट आपको और सिखा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ से आप इधर के लिए जाएंगे, इधर से आप इधर के लिए जाएंगे, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दिन का समय एक तरह से कम होता जा रहा है। देखिए दिन का समय सभी का एक तरह से कम होता जाएगा, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप जाएंगे तो इनका दिन का समय कम होता जाएगा। मतलब जो अपने अक्ष पर ये घूर्णन करते हैं ना उसमें समय देखिए कम होता जाएगा। ये 58 डेज ले रहा है, इसका ये एक्सेप्शन है। ओके, क्योंकि इसका ये दोनों बराबर होता है इसीलिए ऐसा होता है। मैंने आपको बताया था इसका साल बड़ा होता है इसके दिन से। ओके, फिर इसके बाद जो हमारी पृथ्वी वो 24 घंटे लेती है, मार्स भी 24 घंटे लेती है, लेकिन जैसे बुध पे आएंगे तो वो 10 घंटे ही सिर्फ लेता है। और फिर इसके बाद जितना दूरी बढ़ेगा ना तो दिन छोटा होता जा रहा है, दिन छोटा होता जा रहा है, जैसे दूरी बढ़ रही है तो दिन छोटा होता जा रहा है। ठीक है, 10 घंटे 10.2 आवर्स लेता है, मतलब 10 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा लेता है। फिर आप इधर आएंगे तो इधर से देखिए फिर से थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो गया। ओके, तो इसको कैसे कॉन्सेप्ट याद रखना है ये भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए इसको भी दो भागों में बांट करके इस तरह से देखना है। तो टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल में आप देख सकते हैं कि अगर बुध का देखा जाए, बुध से इधर जाएंगे तो दिन का समय कम होता जा रहा है। ओके, लेकिन आप इधर भी जाएंगे ना तो इधर भी दिन का समय कम होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है, इसलिए आप लोग इसको भूल जाइए। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है, देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे ये चार हैं और इन चार, इनको एक साथ आपको पढ़ना है तो आप आराम से इसको याद कर सकते हैं कि किसका दिन। अब देखिए जैसे बुध से आप लोग इधर जाएंगे ना, तो बुध से इधर जाएंगे तो इनका जो दिन का समय है वो कम होता जा रहा है ना। देखिए इधर जो दिन का समय है वो कम होता जा रहा है, लेकिन आपको एक एक्सेप्शन बीच में देखने को मिल जाएगा। इस तरह आप इन चारों को एक साथ पढ़ेंगे ना तो आराम से कॉन्सेप्ट बन जाएगा। देखिए कैसे बन जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर से जैसे जैसे इधर जाएंगे ना तो दिन का समय बढ़ता जाएगा। अब देखिए इसका 10 है, 10 से थोड़ा बढ़ जाएगा, 10.2 आवर्स हो जाएगा। इसका थोड़ा और बढ़ जाएगा, 18 घंटे हो जाएगा। इसका थोड़ा और बढ़ जाएगा, 19 घंटे हो जाएगा। ये तो प्लूटो है, मतलब ग्रह नहीं है, तो आप इसको हटा दीजिए। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो देखिए दिन का समय बढ़ रहा है इन चारों में इधर से इधर जाएंगे तो दिन का समय इनका हल्के हल्के बढ़ता जाता है। लेकिन इधर से इधर जाएंगे ना तो इनका दिन का समय इन चारों का कम होता जाता है। लेकिन आप इधर एक विशेषता देखिए ना, इनका जो दिन का समय है इनकी तुलना में हमेशा कम रहता है। देखिए इनका जो दिन है वो हम इधर 10 घंटे है और मैक्सिमम 19 घंटे है, लेकिन इधर आप देख सकते हैं ना मैक्सिमम दिन का समय 24 घंटे ही है। तो इनका जो दिन होता है, दिन तो इनका बड़ा होता है, मतलब लगभग में 24 घंटे। आप देख सकते हैं कि सबसे कम 24 घंटे है, लेकिन इनका सबसे कम कितना है 10 है और मैक्सिमम कितना है 19 है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक घंटे उनटे नहीं पूछता कितना समय लेता है, बस क्रम पूछेगा तो क्रम आप यहाँ से आराम से लगा सकते हैं। कि आप जो जूबियन वाले हैं तो आप देख सकते हैं जूबियन वालों में आप इधर जाएंगे तो इनका दिन का समय देखिए बढ़ रहा है। 10 से हो गया 10.2, 10.2 से हो गया 18, 18 से हो गया 19 घंटा। ओके, लेकिन आप इधर देखते हैं कि आप इधर दिन में देख सकते हैं, फिर इधर आएंगे फिर इधर घंटे में कन्वर्ट होने लगता है। ओके, इधर ये भी 24 है।
लगभग के 30 घंटे कुछ लेता है। ओके, तो आप आराम से इसको आराम से बता सकते हैं। अब इधर ईयर का तो बहुत सिंपल है। ईयर का देखिए मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे इधर जाएंगे ईयर का समय बढ़ता जाता है। इधर आप देख सकते हैं 164 ईयर इधर है, देखिए 84 ईयर है इधर, 30 ईयर है इधर, 10 ईयर। तो ईयर वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों के लिए, लेकिन दिन वालों में आपको एक बार ध्यान रखनी है अच्छे से। तो आप दो भागों में बांट करके आराम से पढ़ सकते हैं। अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये भी आपको याद रखने हैं। जैसे पूछा जाता है कि जो वीनस है इसे सुंदरता की देवी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि सुंदरता की देवी किसे कहते हैं, तो वीनस को कहते हैं। इसी तरह नीला ग्रह किसे कहते हैं, नीला ग्रह तो आप लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। युद्ध का देवता है तो मास मतलब मंगल है, जिसको युद्ध के देवता के नाम से जानते हैं। और देवताओं का ग्रह है वो जुपिटर है। कृषि का देवता आप सैटर्न को देख सकते हैं, यूरेनस। स्वर्ग का देवता, सागर का देवता आप देख सकते हैं, नेपच्यून। मृत्यु का देवता प्लूटो है, लेकिन प्लूटो ग्रह नहीं है, इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सूर्य के बारे में कुछ। तो सूर्य के बारे में हम कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं। ओके, अब देखिए हमारा जो सौर सिस्टम है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक सूरज है, 8 ग्रह आपको देखने को मिलेंगे। एक ड्राफ्ट प्लेनेट होता है, ये क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, जब मैं आपको ब्लैक होल पढ़ा रहूंगा ना, वहां पर आपको मैं दिखा दूंगा। और साथ में आपको बहुत सारे सैटेलाइट एस्ट्रॉइड होंगे, वो देखने को मिलेंगे। अगर हम एस्ट्रॉइड बेल्ट की बात करें तो वो यहाँ पर आपको मंगल और बृहस्पति के बीच में इस तरह की एक एस्ट्रॉइड बेल्ट देखने को मिलेगी। ये काफी बार पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। मार्स का मतलब होता है मंगल। ओके, मंगल और बृहस्पति आपको बृहस्पति के बीच में देखने को मिलेगी। तो ये लोग आराम से इसको नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं करेंगे ना तो आपको गड़बड़ हो सकता है। चलिए, हम लोग लेक्चर काफी लंबा हो गया तो जल्दी जल्दी इसको एक बार कवर कर लेते हैं। अब देखिए जो सूरज है, सूरज के अगर हम डायमीटर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 लाख किलोमीटर इसका डायमीटर है। मास की बात करें तो 1990 मिलियन, ये 4 मिलियन नहीं है बल्कि मिलियन 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 टन है। ओके, अब देखिए इसमें एनर्जी कैसे बनती है। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है तब इससे एनर्जी बनती है, और प्लस हीलियम। ओके, तो एनर्जी के साथ में मतलब ऊष्मा के साथ में हीलियम का भी निर्माण होता है। और यही हीलियम आपको स्पॉट के रूप में सूरज के ऊपर धब्बे के रूप में देखने को मिलेगा। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो 11 साल के अंतराल पर आपको सूरज के ऊपर आपको ब्लैक ब्लैक कलर के धब्बे देखने को मिलेंगे। ये क्या होता है, ये हीलियम होता है। ओके, तो सूरज के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो इस तरह के आपको ये देखिए थोड़ा डार्क डार्क बीच बीच में देखने को मिल रहे हैं। ये क्या है, ये हीलियम है। तो मैंने दूसरा ज्यादा अच्छे से आपको देखिए तो मैंने ये देखिए कुछ इस तरह से कुछ यहाँ पर लगा दिए हैं। ओके, तो इन्हीं को बोलते हैं सन स्पॉट बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसको सूर्य धब्बा बोलते हैं। अगर हम सूर्य धब्बे की बात करें तो 11 साल में आपको देखने को मिलेगा। और इससे 6% जो 6% इसका जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाता है। लेकिन पृथ्वी पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सूर्य धब्बे का, क्योंकि इतना ज्यादा दूर होने के कारण वो एनर्जी है उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता है। ओके, और जो सूर्य धब्बा है ना, इसका सूर्य धब्बा होता है ना, तो इसका जो सेंटर का पार्ट होता है उसको एम्ब्रा बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है काफी, आपको ध्यान रखना है। जो सूर्य धब्बा मानते हैं ये सूर्य धब्बा है। ओके, तो इसका जो सेंटर का पार्ट होगा ना उसको एम्ब्रा बोलेंगे। और जो लाइटनिंग पार्ट होगा, देखिए थोड़ा सा लाइटनिंग पार्ट है ना, थोड़ा सा ऐसे चमक रहा है किनारे किनारे, तो इसके लिए पेनाम्बरा बोल देते हैं। तो ये काफी बार पूछा गया है कि जो सेंटर का भाग होता है, वो थोड़ा डार्क होता है, तो उससे क्या कहेंगे। जो सन स्पॉट की बात कर रहे हैं, जो ऐसे ये धब्बा है मान लेते हैं, यहाँ पर रेड कलर से बना देता हूँ धब्बा। ये धब्बा है, तो धब्बा का जो सेंटर होगा एकदम ब्लैक ब्लैक, उसे हम एम्ब्रा बोलेंगे। ओके, और जो थोड़ा सा बाहर होगा और थोड़ा सा लाइटनिंग होगा, हल्की हल्की लाइटनिंग करता होगा, तो इसके लिए पेनम्ब्रा बोल देंगे। सन स्पॉट कितने सालों के बाद आपको सूर्य के सतह पर देखने को मिलेगा, तो लगभग में 11 वर्ष के अंतराल पर ये आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए सूरज की जो बाहरी सतह होती है लगभग में 300 किलोमीटर के आपको देखने को मिलेगी, 300 किलोमीटर तक। इसको फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। देखिए फोटोस्फीयर होता है, ये जो जगह होती है काफी चमकीली होती है। आप देख सकते हैं ये परत है ना, जो मैं यहाँ पर ऐसे कलर कर रहा हूँ, इस परत को लगभग 300 किलोमीटर की गहराई में यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, इसी के लिए फोटोस्फीयर बोलते हैं। तो पूछा जाता है फोटोस्फीयर किसे कहते हैं, ये 300 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कितनी किलोमीटर की गहराई तक फोटोस्फीयर पाया जाता है। तो फोटोस्फीयर 300 किलोमीटर की गहराई तक आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर लगभग में 6000 सेल्सियस टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर केल्विन नहीं है,
यहाँ पर आपको सेल्सियस देखने को मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं एक क्रोमोस्फीयर। अब आखिर एक क्रोमोस्फीयर क्या है? जैसे फोटोस्फीयर है, अब क्रोमोस्फीयर एक और कौन सी स्फीयर आ गई। ओके, अब देखेंगे आपको यहाँ पर इस तरह से ये लपटें दिखाई दे रही है ना, सूरज की लपटें होती है ना, ये बहुत ही थिक लेयर होती है जो सूरज के ऊपर इस तरह से लपटें होती हैं। इसी लपटों वाली लेयर को बोलते हैं, आप इसको बोल सकते हैं क्रोमोस्फीयर। तो ये क्या है? गैस की लपटें हैं। क्या है? गैस की लपटें। तो गैस की लपटें किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है क्रोमोस्फीयर है। क्रोमोस्फीयर क्या है? गैस की जो लपटें होती हैं उन्हीं को हम क्रोमोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो आपको तीन चीजें समझ में आई, एक सन स्पॉट, दूसरा फोटोस्फीयर, तीसरा क्रोमोस्फीयर। इन चीजों को याद रखना है। कितने साल पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें एनर्जी कैसे बनती है? जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है, डिफ्यूजन नहीं, फ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा, मतलब संलयन की प्रक्रिया के द्वारा हीलियम प्लस एनर्जी निकलती है। ओके, एनर्जी मतलब ऊष्मा निकलती है, यही प्रकाश हमें प्राप्त होता है। किस फॉर्म में निकलता है? तो ये लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में निकलता है। शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब शॉर्ट वेव रेडिएशन क्या होता है ये भी अगर आपको जानना है तो आप हम लोग आगे जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऊष्मा बजट, तब मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट वेव रेडिएशन और लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या होता है। ओके, दीर्घ तरंग विकिरण जिसे बोलते हैं, पृथ्वी हमारी है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में मैटर से मतलब जो एनर्जी निकलती है उसे कहते हैं दीर्घ तरंग विकिरण। अब देखिए, दीर्घ तरंग तरंग वितरण होती है, विकिरण होती है, सॉरी वितरण नहीं विकिरण होती है। ओके, वो क्या होता है? अब देखिए, जब कोई भी डायरेक्ट मैटर होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए जब मैटर होगा ना वो एनर्जी में डायरेक्ट कन्वर्ट होगा, तब जो ऊष्मा प्राप्त होगी वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में प्राप्त होगी। लेकिन यही ऊष्मा जाकर के कोई ऑब्जेक्ट है ये इसे अवशोषित कर ले, अवशोषित करने के बाद जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर ऊष्मा आती है वो उसको अवशोषित कर लेता है, फिर रात के समय ऊष्मा निकालता है ना। अब ये ऊष्मा निकालेगा तो जिस फॉर्म में निकालेगा, जिस विकिरण के रूप में निकालेगा, उसको लॉन्ग वेव रेडिएशन बोलेंगे। ओके, तो आप लोग समझ गए। अब इसे बहुत ही विस्तार से मैं आपको ऊष्मा बजट में पढ़ाऊंगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आप यहाँ पर देखना चाहते हैं प्लैनेट्स के बारे में, सॉरी मैं यहाँ पर उपग्रह के बारे में आपको नहीं बताया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसका एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट मतलब जैसे कि चंद्रमा। ओके, तो चंद्रमा कितना है? हमारी पृथ्वी का एक चंद्रमा है, इसी तरह मार्स के दो हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जुपिटर के 79 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सैटर्न के 82 हैं, इसी तरह आप यूरेनस के 27 और यहाँ पर नेपच्यून के 14 आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो सैटर्न है और जुपिटर है इनके कम ज़्यादा होते रहते हैं। अब आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये नासा है वो आकर के खुद बता देती है, आपको जाकर के रिसर्च नहीं करना है। सर हमारी बुक में 80 दिखा रहा है, हमारी बुक में 81 दिखा रहा है, तो ये है, ये अभी लेटेस्ट डेटा है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो नासा या फिर विकिपीडिया पे जाकर के चेक कर सकते हैं। तो ये अभी अपडेट है और ये हमेशा कम ज़्यादा होता रहता है। तो हमारी जो आंतरिक एजेंसियां हैं वो अपडेट करती रहती हैं, जैसी रिसर्च होती है। हो सकता है एक आध साल के बाद या फिर एक दो महीने के बाद कभी न्यूज आ जाए तो हो सकता है जुपिटर के ज्यादा हो जाए। अभी जो भविष्य में मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस समय सैटर्न के ज्यादा ही 82 आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये पूछता नहीं है लेकिन आपको एक बार देख लेना, इतना देख लेना अभी सबसे ज्यादा किसके हैं, दूसरे नंबर पे किसके हैं। इनकी संख्या याद नहीं रहती है तो भी कोई बात नहीं है, बस इतना याद रख लेना सैटर्न के सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे आपको जुपिटर के देखने को मिलेंगे, बस इतना याद रख लेना है। ओके, और किसके नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसके सैटेलाइट नहीं है। तो आपको देखने को मिलेंगे सूर्य के सबसे करीब है उनके दो के आपको देखने को मिलेंगे, सबसे दो करीब है उनके सैटेलाइट मतलब उपग्रह या फिर चंद्रमा नहीं है। तो उपग्रह के लिए चंद्रमा भी बोलते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइए। ओके, जिसको इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं। मैंने आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में बताया तो आप लोग देख सकते हैं। अब आपको बताना है ये कौन सा ग्रह है, ये पृथ्वी के बगल में, मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये किसके बगल में ये बेल्ट देखने को मिलेगी। तो देखिए छोटे छोटे ऐसे पत्थर हैं, मतलब इस तरह के आपको देखने को मिल रहा है, पूरी एक बेल्ट है जिसको क्षुद्र पट्टी के नाम से जाना जाता है। ओके, अब देखिए ये हमारा सौर मंडल, सौर मंडल के बाहर आप ऐसे इधर कोने में देख सकते हैं कि और गैलेक्सीज हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है। वैसे मैं बोलते बोलते काफी थक गया हूँ लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाइट ड्वार्फ के बारे में जिसको श्वेत बावन बोलते हैं। अब ये क्या है भैया, ये जो ब्लैक होल है ना उससे रिलेटेड है। श्वेत बावन आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक आपको पिक दिख रहा होगा,
इसी को श्वेत बावन कहते हैं, कुछ इस तरह का। अब ये श्वेत बावन क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि सन है, उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के संलयन की प्रक्रिया के द्वारा एनर्जी निकलती है प्लस हीलियम निकलता है। लेकिन एक समय ये क्या है, एक ईंधन ही तो है, कभी ना कभी ये हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा ना। जिस दिन ये हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा उस दिन क्या होगा, इस व्हाइट ड्रॉप का निर्माण होगा। अब देखिए व्हाइट ड्रॉप का निर्माण कैसे होता है, जब स्टार होता है उसके नाभिक का ईंधन खत्म होने लगता है। नाभिक का ईंधन जब खत्म हो जाता है तो उसका आकार कम होने लगता है। किसी वस्तु का आकार कब कम होगा, कोई वस्तु होगी उसका आकार कम होगा जब हम उसकी डेंसिटी बढ़ा देंगे, मतलब हम उसको दबाएंगे। जैसे आपको कोई मतलब बहुत सारी रुई दे दूं मैं, ओके, ऐसे इतनी सारी रुई दे दूं, या फिर आप भी प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। तो इतनी सारी रुई है, मैं बोलूँ कि इसको इतनी छोटी आपको बॉल बनाना है, तो आप क्या करेंगे, उसको दबाएंगे ना। जब दबाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, आकार कम हो जाएगा ना। अब आकार जितना ज्यादा कम होगा ना उतनी ज्यादा ठोस होगी। जैसे इतनी सारी रुई लीजिए, ऐसे किसी को मारिए चोट नहीं लगेगी, लेकिन उसी इतनी सारी रुई को ऐसे कंप्रेस करके एक छोटी सी बॉल बना करके उसको मारिए तो उसको बहुत चोट लगेगी। क्यों चोट लगेगी, क्योंकि उसका घनत्व अब बढ़ गया है। ओके, तो कोई भी चीज होगी जब उसका आकार कम होगा तो उसका घनत्व बढ़ता जाएगा। ओके, तब क्या होता है, एक स्टेज ऐसी आती है जब उसमें ऊष्मा खत्म हो जाती है। देखिए जब ईंधन खत्म होगा ना तो वो समय के साथ जब उसमें ऊष्मा खत्म हो जाएगी तो वो ठंडा होने लगेगा ना। ठंडा होने में थोड़ा साल लगेंगे, तब जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो धुंधला पड़ने लगता है। इस तरह से आपको वो चमकीला नहीं दिखाई देगा जैसे हमारा सूरज है। मैंने अभी आपको दिखाया था ना, दोबारा से मुझे बैक जाना पड़ेगा, नहीं जाता है। अभी इमेजिन कर लीजिए, मैंने अभी दिखाया था आपको स्टार, हमारा सन दिखाया था, वो कितना लाइटनिंग था। ओके, ऐसे लपटें निकलनी थी, लेकिन ये देखिए धुंधला पड़ गया, इसीलिए व्हाइट व्हाइट थोड़ा सा दिखने लगता है, धुंधला पड़ने लगता है। और धुंधला पड़ते पड़ते इसकी जो लास्ट स्टेज होती है इसी को ब्लैक होल बोलते हैं। मतलब यही देखिए व्हाइट व्हाइट है लेकिन और ज्यादा ठंडा हो जाएगा, और ज्यादा ठंडा हो जाएगा, एकदम ऊष्मा नहीं बचेगी, तो इस तरह का ये ब्लैक होल बन जाएगा। ये देखिए काला काला बन जाएगा। अब इस ब्लैक होल में कुछ भी जाता है तो ये अपने अंदर निगल लेता है। अब कैसे निगल लेता है, अब देखिए इसे कई नामों से जानते हैं, इसको ब्लैक ड्रॉप भी बोलते हैं, ब्लैक होल भी बोलते हैं, इसे न्यूट्रॉन स्टार भी बोलते हैं। ओके, तो इसके तीन नाम है, तीनों नाम आपको देख लेने हैं। ओके, अब देखिए इसमें कोई भी वस्तु जाएगी तो वो एक तरह से कहा जाता है कि भैया ये सब कुछ निगल जाता है। अगर इसके अंदर तुम प्रकाश भी डालोगे ना, टॉर्च मारोगे, टॉर्च की रोशनी तो नहीं जाएगी लेकिन सूरज की रोशनी जाएगी, तो ये इसके अंदर कोई प्रकाश भी जाता है ना तो वो भी ये निगल लेता है। इसके अंदर कोई वेव जाती है, अगर हम इसके अंदर रेडियो वेव या कोई सी वेव इसके अंदर भेजे तो वो लौट के कभी नहीं आती। मतलब ये निगल लेता है, सब कुछ निकल जाता है, प्रकाश को भी निकल जाता है। ये कैसे पॉसिबल है, ये देखिए ऐसे है। अगर माना जाए हमारी पृथ्वी है, इतनी बड़ी हमारी पृथ्वी है, अगर हम इसे ब्लैक होल में कन्वर्ट कर दें तो ये फुटबॉल बॉल के बराबर हो जाएगी। मतलब इतनी छोटी जगह, इतनी मतलब हमारा ग्राउंड होता है तो एकदम छोटा सा ग्राउंड होता है हमारी पृथ्वी पर। ओके, अब उसमें हमारी बॉल खो जाती है तब तो इतनी समस्या होती है। अब सोचिए हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी है, उसे एक ऐसा बॉल बना दिया जाए, ऐसे इसके अंदर जाए और एकदम ऐसे कंप्रेस होकर के एक बॉल बन जाए छोटी सी, तो ऐसा ही लगेगा ना इसको तो कोई खा गया। ओके, जैसे क्या कहते हैं, हाथी के मुंह में जीरा। ओके, उसी तरह से तो ये कैसे हुआ, अब ये आपको जानना जरूरी है। अब देखिए ब्लैक होल है, मैंने बताया इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए इसके अंदर कुछ भी जाता है तो वो इतना ज्यादा छोटा हो जाता है, इतना ज्यादा कंप्रेस हो जाता है कि पता ही नहीं चल पाता है कि वो वस्तु गई कहाँ। अब देखिए इतनी बड़ी पृथ्वी ऐसे गई, बॉल की तरह बन गई छोटी सी और यहाँ पर चली गई, तो ऐसा ही तो लगेगा भैया ये निकल गया। और हमारी पृथ्वी तो इतनी बड़ी है लेकिन इसमें छोटे छोटे जो वस्तुएं जाती होंगी वो तो पता भी नहीं चलती होंगी, मतलब उसे सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे उससे भी ज्यादा छोटी ऐसे हो जाती होगी, तो लगेगा ना ये निकल गई, कहाँ गया, इसके आर पार तो निकलता ही नहीं कुछ भी, जो भी इसके अंदर जाता है वो सब समाज जाता है, खा जाता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी है वो इतनी छोटी सी बॉल बन जाए, तो ये पॉसिबल है। मैंने आपको बताया था हमारे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण जब सूक्ष्म एक छोटे से कण से हुआ है, तो हमारी पृथ्वी क्यों नहीं बॉल के बराबर हो सकती है। जब हमारे बॉल से भी छोटे कण से हमारे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, तो ये हो सकता है एक डीजनरेटेड मैटर होता है उसके थ्रू हो सकता है। डीजनरेटेड मैटर क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी है वो कन्वर्ट होकर के एक छोटी से बॉल में बन जाए तो ये पॉसिबल हो सकता है, ये डीजनरेटर मैटर में ये पॉसिबल हो सकता है।
कोई भी मैटर होता है तो आप देखते हैं उसमें एक न्यूक्लियर होता है। अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे, फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कोई भी पदार्थ होता है तो उसमें एक न्यूक्लियर होता है। न्यूक्लियर के चारों ओर कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो परिक्रमण करते हैं। लेकिन अगर किसी का घनत्व इतना ज्यादा बढ़ाना है कि इतनी बड़ी वस्तु को कन्वर्ट करके छोटी सी में मतलब छोटे आकार में लेके आना है, तो ये पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को विस्थापित कर न्यूट्रॉन की एकदम कक्षा के लगभग में अंदर आ जाए, ऐसा लगने लगे कि ये न्यूट्रॉन के अंदर ही है। ओके, तब ऐसी अवस्था में किसी भी वस्तु का घनत्व इतना अधिक हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मल प्रक्रिया नहीं होती है। ओके, ये एक्सेप्शन होते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होगी। तो ऐसे हमारे पास तो कोई उत्तोलक, ऐसी कोई मशीन, ऐसी कोई सिस्टम है नहीं कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को कि इतने करीब ला सकें। ये नेचुरली हो सकता है क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत तरह की क्रियाएं होती हैं। आप जानते हैं कि अभी तक हमने फ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन हमारे सूरज में फ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा, हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें फ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, तो कितनी बड़ी बात है, प्रकृति में बहुत कुछ इतना ज्यादा है कि अभी हम लोग उसका 1% भी कुछ नहीं जानते। ओके, तो आप समझ सकते हैं ना कि हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी है वो एक छोटी सी बॉल में भी कन्वर्ट हो सकती है। ऐसा तभी संभव है जब डीजनरेटेड मैटर के रूप में आपको देखने को मिले। डीजनरेटेड मैटर क्या होता है? जब कोई भी पदार्थ होता है उसमें एक न्यूट्रॉन होता है, मतलब न्यूक्लियर होता है। न्यूक्लियर के करीब जब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो एकदम न्यूक्लियर के एकदम करीब आ जाए, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तभी किसी पदार्थ का इतना ज्यादा घनत्व हो सकता है, अदरवाइज इतना ज्यादा घनत्व नहीं हो सकता है। तो यही प्रोसेस था कि वो जो आपने देखा था ना, वो मैंने बताया था कि जो बिग बैंग थ्योरी के समय की बहुत छोटा सा सूक्ष्म सा कण था, तो वो इसी कारण उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा थी, इतना ज्यादा घनत्व था कि जब उसका विस्फोट हुआ तो वो इतना ज्यादा जगह में फैल गया और उससे हमारे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो जो गॉड पार्टिकल था वो इतना सूक्ष्म था, तो आप सोच सकते हैं उसका घनत्व कितना अधिक होगा। नहीं सोच सकते, मैं भी नहीं सोच सकता। ओके, कोई नहीं सोच सकता कि उसका कितना ज्यादा घनत्व होगा। ओके, अगर हम बात करें ब्लैक होल की, अगर हम बात करें ब्लैक होल की, तो ब्लैक होल की जो डेंसिटी होती है वो 10 लाख गुना ज्यादा होती है पानी की तुलना में। मतलब 10 लाख गुना बहुत ज्यादा होता है। 10 लाख गुना ज्यादा होती है वाटर की तुलना में। तभी देखिए इसके अंदर कोई भी चीज जाती है तो वो इतनी ज्यादा छोटी हो जाती है, तो ऐसा लगता है वो इसको निगल गया। तो इसके अंदर इतना ज्यादा अंधेरा होता है, इतना ज्यादा डार्कनेस होती है कि इसके अंदर प्रकाश भी जाता है ना, तो वो भी दिखाई नहीं देता। तो आप लोग समझ गए ब्लैक होल के बारे में, काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता चली। ओके, डीजनरेटेड मैटर के बारे में पता किया आप लोग कि डीजनरेटेड मैटर क्या होता है। देखिए जो व्हाइट ड्वार्फ होता है ना, इसकी जो लास्ट स्टेज होती है जब एकदम धुंधला पड़ के काला पड़ जाता है, इसकी सारी ऊष्मा खत्म हो जाती है, तब इसकी लास्ट स्टेज को ब्लैक होल या फिर आप इसको दूसरी भाषा में ब्लैक ड्वार्फ या फिर न्यूट्रॉन स्टार के नाम से जानते हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। तो आप लोग समझ गए ना। अब हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे जो हमारे ब्रह्मांड में कुछ खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। खगोलीय पिंड को विभिन्न नामों से जाना जाता है, ये आप लोग देख लीजिए। तो पहला है ग्राहिका। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे ग्राहिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से पूछा जाता है जो ग्राहिका होते हैं इनकी निम्न में से कौन सी विशेषता होती है? तो दी रखी होगी। ये क्या कहते हैं, ग्रह की मतलब प्लेनेट होते हैं उनकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं कौन? ग्राहिका या फिर एस्ट्रॉइड। ओके, तो एस्ट्रॉइड बेल्ट मैंने आपको बताई थी किसके बीच में है? मार्स और जुपिटर के बीच में आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर जो बेल्ट है यही एस्ट्रॉइड बेल्ट या फिर ग्राहिका बेल्ट के नाम से इसको जानते हैं। ओके, किसके बीच में पाई जाएगी ये भी हमको देखना है। दूसरा है धूमकेतु, जिसको पुच्छल तारा भी बोलते हैं। तो धूमकेतु या फिर पुच्छल तारा या फिर कॉमेट, ये कोई भी आ जाए ना, आप देख सकते हैं ये कॉमेट है। ओके, कॉमेट क्या होता है? ये जमी हुई गैस है जो खगोलीय पिंड के रूप में भैया ब्रह्मांड में आपको देखने मिलेगी। ये क्या है? एक जमी हुई गैस है जो ब्रह्मांड में आपको देखने को मिलेगी। भैया पीछे इसकी ऐसी एक पूछ टाइप की बन जाती है, इसीलिए इसको पुच्छल तारा के नाम से भी जानते हैं। आप लोग आसमान में देखेंगे तो इस तरह की आपको देखने को मिलेगी। और जो शनि की कक्षा में आती है ये दृश्यमान हो जाती है, इस तरह से लाइटनिंग करने लगती है। हेली धूमकेतु है जो आपको देखने को मिलेगा, ये पृथ्वी की कक्षा में आता रहता है 76 वर्ष के अंतराल में। ओके, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, शनि की कक्षा में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा
हैली धूमकेतु है, ये पृथ्वी की कक्षा में हर 76 साल के अंतराल पर ये पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करता है, पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरता है एक तरह से। ओके, अगर हम उल्का पिंड की बात करें, उल्का पिंड इसको मेट्रॉइड्स बोलते हैं। मेट्रॉइड्स क्या होते हैं? ये तीव्र गति से घूमते हुए खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी की कक्षा में आकर के जल जाते हैं। ओके, जो पृथ्वी की कक्षा में आते हैं और जलने लगते हैं। आप लोग देखते हैं ना कि अरे वो तारा टूट रहा है, तो तारा नहीं टूटता है, तारे नहीं टूटते, बल्कि आसमान से मतलब ब्रह्मांड से ये बहुत सारे खगोलीय पिंड आकर के गिरते रहते हैं, तो ये जल जाते हैं। हमारे ब्रह्मांड जो हमारा पृथ्वी है ना, तो इसका वायुमंडल है, तो वायुमंडल में घर्षण के कारण वो जल जाते हैं और जल के हमारी पृथ्वी पर टकराते नहीं है। लेकिन अगर वहीं पर आप चंद्रमा देखेंगे तो चंद्रमा पर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे गड्ढे देखने को मिले। वो गड्ढे क्यों है? क्योंकि चंद्रमा के ऊपर ऐसी प्रोटेक्टेड लेयर नहीं है जो हमारी पृथ्वी के ऊपर गैसीय आवरण है। वो पृथ्वी के वो चंद्रमा के ऊपर गैसीय आवरण नहीं है उसके पास, उसका वायुमंडल नहीं है, तो वहां पर कोई ऐसा एस्ट्रॉइड उल्का पिंड गिरता है वो डायरेक्ट जाकर के गिर जाता है। आप ये सोचिए, आप चंद्रमा पर रहते हो, ओके, नीचे आप बैठ के आराम से चाय पानी पी रहे हो, ओके, बीच पर लेट करके मजे कर रहे हो, और ऊपर से ऐसा कोई पत्थर आकर के गिर गया। ऐसे सोचो पृथ्वी पर भी ऐसा होता है तो क्या होता है कि आप आराम से बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, सर आरती सर आपको पढ़ा रहे हैं, ओके, और ऊपर छत पर एक बड़ा सा पत्थर गिरा और आपके पास में गिरा, जाकर के आप सोचे कौन सा बम फूट गया। ओके, तो एक बड़ा खतरनाक होता है। अब कहते हैं चंद्रमा है, चंद्रमा की सतह पर इतने ज्यादा एस्ट्रॉइड गिरते हैं कि वहां पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, और हम कहते हैं चांद सा मुखड़ा तेरा। ओके, तो आप लड़कियां हैं तो समझ लीजिए लड़कियां आपकी बदनामी करते हैं या फिर तारीफ करते हैं। तो चंद्रमा की मेन सतह है ना, वो बहुत ही उबड़ खाबड़ है, सच में बहुत ही बकवास है। दूर से चंद्रमा बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन पास में जाकर के देखोगे, अगर आप उसकी रियल इमेज देखोगे ना, तो उसके बहुत सारे गड्ढे हैं। वो गड्ढे हैं जो ब्लैक स्पॉट के रूप में आपको दिखाई देते हैं। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड या किसी से मत कहिएगा चांद सा ऐसा कि आपका चेहरा एकदम चांद की तरह लग रहा है, चांद सा मुखड़ा चेहरा है तेरा। ओके, तो अगर उन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी ना, तो बहुत आपको, मैं आगे बोल नहीं सकता, कोई नहीं। ओके, चलिए हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं उल्का पिंड के बारे में कि उल्का पिंड मेटराइट किसे कहते हैं। तो अंतरिक्ष है, ओके, तो पृथ्वी की सतह पर कोई भी वस्तु आकर के गिरती है ना, तो उसको उल्का पिंड या फिर मेटराइट कहते हैं। तो ये देखिए, एक ये सारे खगोलीय पिंड ही हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि पुच्छल तारे किसे कहेंगे, जमी हुई गैस होती है, इसके पीछे पूछ होती है, ओके, और जो शनि की कक्षा में आती है दृश्यमान हो जाते हैं। ग्रह का एस्ट्रॉइड क्या होता है? ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इसके लिए हम ग्रह का फिर एस्ट्रॉइड बोल देते हैं। उल्का क्या है भैया? कोई भी पृथ्वी की सतह पर आकर के उल्का पिंड आकर के गिर जाता है, तो हम उसे उल्का पिंड बोल देते हैं। तो कोई भी पदार्थ ब्रह्मांड से आकर के पृथ्वी पर गिरे तो हम उसे उल्का पिंड बोल देंगे। जैसे ओरिजोना, काफी बड़ा एक एस्ट्रॉइड अभी तक का गिरा है, ओरिजोना, जो ओरिजोना राज्य में गिरा है, जिसको ओरिजोना के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल आप लोग याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर हेमिस्फेयर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, ओके, देखिए ये पृथ्वी है। पृथ्वी को अगर हम इक्वेटर से, ऐसा ये 0 डिग्री है, तो इसके ऊपर का जो क्षेत्र है ना, उसे हम नॉर्थ, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ओके, और देखिए जो नीचे का है, इस 0 डिग्री से नीचे का जो पूरा एरिया है, इसके लिए साउथ हेमिस्फीयर बोल देंगे। ओके, मैंने कैमरा तो चेंज नहीं किया, ओके, तो इसको क्या बोल देंगे? साउथ हेमिस्फीयर बोल देंगे, इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर बोल देंगे। लेकिन अगर हम पृथ्वी को इस तरह से काट दें, ओके, अब इसके जो इधर का क्षेत्र है, इसको हम बोल देंगे वेस्ट हेमिस्फीयर बोल देंगे, और इधर है, इधर ईस्ट होता है, तो इसको हम ईस्ट हेमिस्फीयर बोल देंगे। इसको हेमिस्फीयर को हिंदी में गोलार्ध भी बोलते हैं। तो इसी तरह से पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ओके, तो इस तरह के नामों से जाना जाता है। तो ये विभाजन एक ज्यादा इंपॉर्टेंट का नहीं है, लेकिन मैं जब आपको जलवायु परिवर्तन पढ़ा रहा हूँ या कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पर भी आपका ये रिवीजन हो जाएगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। अगर हम पृथ्वी को, जो मैप है, इसको एक इस तरह से पेपर पे बनाए, तो आप इस तरह का देख सकते हैं, ओके। तो इस पेपर बनाएंगे तो बीच में एक लाइन खींच देंगे, तो ऊपर का जो क्षेत्र हो जाएगा वो नॉर्थ हेमिस्फीयर हो जाएगा, ओके, इसको उत्तरी गोलार्ध भी बोल सकते हैं, ओके, और जो नीचे का होगा इसे दक्षिणी गोलार्ध बोल सकते हैं, ओके, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर बोल देते हैं। तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अब मेरा मुंह काफी थक गया है बोलते बोलते, आवाज नहीं निकल रही है, काफी लंबा लेक्चर लगता हो गया, ओके।
चलिए हम इसको भी देख लेते हैं कि ग्रेट सर्कल किसे कहते हैं और स्मॉल सर्कल किसे कहते हैं। देखिए ग्रेट सर्कल है, देखिए अगर आप नींबू काटते हैं या फिर सेब काटते हैं, तो सेब काटते हैं तो बीच में आपने देखा होगा उसमें दो चार बीज होते हैं। तो अगर आप बराबर दो भागों में काटते हैं और वो बीज भी एकदम बीच से कटता है, यानी कि उसका केंद्र कटता है, तो उसको ग्रेट सर्कल कहा जाएगा। जैसे ये मानते हैं सेब का केंद्र है, अब केंद्र आप इसे दो भागों में किसी तरह से भी काटिए कि केंद्र से होता हुआ कटे, तो इसको ग्रेट सर्कल बोलेंगे। किसी तरह से काटिए, इस तरह से काटिए या फिर इस तरह से काटिए, दो बराबर भागों में कटे, साथ में ये दो बराबर भागों में कटने के साथ में एक केंद्र से होकर के गुजरे, तो इसे हम ग्रेट सर्कल बोलेंगे। तो पृथ्वी को इस तरह से काटा जाए, इस तरह से उसको काट करके मतलब चाप बनाई जाए, तो उसको हम ग्रेट सर्कल बोल देंगे। इस तरह से कोई सर्कल खींचा जाए, लेकिन ऐसा कोई भी सर्कल जो जैसे कि मानते हैं ये पृथ्वी है, ऐसे हमने ऐसा एक स्लाइस काट दिया, मतलब सेब मान लीजिए सेब पृथ्वी है, ऐसे ऊपर से एक स्लाइस काट दिए, तो ये स्मॉल सर्कल हो जाएगा। क्यों स्मॉल सर्कल क्यों है? क्योंकि भैया ये ऐसी काटे जो केंद्र से होकर के नहीं गुजरती है। ओके, इस तरह से काट दिया तो ए भी स्मॉल सर्कल है। क्यों? क्योंकि ये केंद्र से होकर के नहीं गुजरती है। मान लेते हैं हम ऐसे काट दें तब भी ये क्या हुआ, स्मॉल सर्कल हुआ। हम ऊपर से ऐसे काट दें तब भी स्मॉल सर्कल हुआ, यहाँ से काट दें तब भी स्मॉल सर्कल हुआ, थोड़ा सा ऊपर से और काट दें तब भी स्मॉल सर्कल हुआ। जब तक एक केंद्र से होकर के चाप ना गुजरे, मतलब हम ऐसे काट दें तब ए स्मॉल सर्कल नहीं हुआ, फिर ये ग्रेट सर्कल हो जाएगा। ओके, इस तरह से काट दें, कैसे भी काट दें, तो ये क्या हुआ, ये सब स्मॉल सर्कल हुआ। लेकिन अगर हम ऐसे काटें जो केंद्र से होकर के गुजरे, हर बार में केंद्र को काटते हुए गुजरे, ओके, इस तरह से है, ऊपर से काटे तब भी एक केंद्र से होकर के गुजर रहा है, इस तरह से काटे तिरछा तिरछा तब भी केंद्र से होकर के गुजर रहा है, तो हम इसको ग्रेट सर्कल बोलेंगे। ओके, तो काफी सिंपल है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि ग्रेट सर्कल किसे बोलते हैं, स्मॉल सर्कल किसे बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर इसमें दिया रखा है, थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ। देखिए जो ऊपर का है ए और ए, ये सब क्या है, स्मॉल सर्कल है। तो मैं यहाँ पर ऐसे एक काट दूं, ये भी क्या होगा, ये भी एक स्मॉल सर्कल होगा। यहाँ पर इस तरह से मैं काट दूं तो ये भी स्मॉल सर्कल होगा। तो आप जब भी सेब खाइए, नींबू खाइए, तो उसको काटिए तो रिवीजन भी कर लीजिए। ऐसा ऊपर से थोड़ा सा काट के बच्चों को दिया तो कह दो कि हम आपको स्मॉल सर्कल देते हैं, ग्रेट सर्कल आपको नहीं मिलेगा। बड़े लोगों को देते तो उनको ज्यादा नींबू की जरूरत होगी, ज्यादा सेब की जरूरत होगी, तो बीच से एकदम काटे केंद्र से होकर के, तो बोल के ये लो आप ग्रेट सर्कल खा लो। ओके, तो रिवीजन करना है तो जरूरी नहीं कॉपी किताबों से करे, तो आम लाइफ में आप जो चीजें इधर उधर देखते हैं उससे भी रिवीजन कर सकते हैं। तो ये पूरा चैप्टर हो गया, देखिए पूरा चैप्टर मैंने कवर करा दिया इतने अच्छे से। ओके, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपको मजा भी काफी आया तो स्ट्रेस लेकर के पढ़ाई ना करें, मजे से पढ़ाई करें, एकदम आनंद लेकर के पढ़ाई करें। ऐसे आप रास्ते पे चल रहे हैं, आपको एक ऐसा शाम को जा रहे हैं टहलते हुए, आपको एक खूबसूरत सा नजारा दिखा, आसमान से एक ऐसे टूटता हुआ तारा आया, तो आप देख लिया यार ये टूटता हुआ तारा नहीं है, ये सर ने पढ़ाया था, ये तो उल्का पिंड है। ओके, तो आपका उल्का पिंड रिवीजन हो गया ना। अब आप देख लीजिए उल्का पिंड के साथ में भी तो सर कुछ पढ़ाए थे, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, आपने देखा आज मौसम बहुत सुहाना है, आज चंद्रमा देखिए यहाँ पर दिख रहा है, आज पूरा चंद्रमा दिख रहा है, आज हाफ चंद्रमा दिख रहा है। तो जब मैं आपको ग्रहण के बारे में पढ़ाऊंगा, ओके, ज्वार भाटा के बारे में पढ़ाऊंगा, तो चंद्रमा और सूरज इनके बारे में पढ़ाऊंगा बहुत सारे। सूर्य मतलब अमावस्या क्या होती है, पूर्णिमा क्या होती है, हमारा चंद्रमा है वो कभी पूरा दिखता है, थोड़ा दिखता है, वो क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। या फिर आप जाते हैं फिर या कोई मूवी देखते हैं, वहां से आपने देख लिया कि ब्लैक होल के बारे में, जैसे आप कोई हॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं तो उसमें दिखाया गया ब्लैक होल के बारे में, तो आप ब्लैक होल आप कहेंगे कि यह क्या बवाल है, तो आपको वहां से रिवीजन हो जाएगा ना। आप एकदम याद करिए हमें, आरजी सर को अपने, कि आरजी सर ने पढ़ाया था ब्लैक होल क्या था। अरे ये स्टार ही है, बस स्टार का इसका ईंधन खत्म हो गया, ईंधन खत्म होकर के ठंडा इतना ज्यादा पड़ गया, ठंडा पड़ करके एकदम काला काला पड़ गया और इसका आकार छोटा हो गया, आकार छोटा होने के कारण इसका घनत्व बढ़ गया, इतना ज्यादा घनत्व बढ़ गया, इसलिए ब्लैक होल बन गया। अब ब्लैक होल उसमें ऐसा हवा बना दिया, ब्लैक होल कोई हवा नहीं है, बल्कि आप लोग उसको रिविजन कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, पेपर आराम से क्रॉस हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करते रहिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन पीडीएफ मिलने के लिए आपको एक काम करना होगा, जो भी मैंने पार्ट नंबर, जैसे ज्योग्राफी पार्ट नंबर 1 है ना, पार्ट नंबर 0 सब लोगों ने देख लिया, सब लोग सारा सामान ले आए होंगे, या फिर जो लड़की होंगी वो ले आई होंगी। ओके, तो आपको सेंड करना है, सभी लोगों के पास ओएमआर सीट होनी चाहिए, तभी मैं आप लोगों के लिए एक पीडीएफ दूंगा जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड लगभग में 80 क्वेश्चन होंगे, वो सभी को सॉल्व करके टेलीग्राम पर सेंड करने होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल अभी नया है तो
इसको सब्सक्राइब भी करें और हमारी जो नॉलेज है लोगों तक पहुँचाएँ। ओके, चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ।